शुरू हो गया। फिर संडे ऑब्जर्वर में काम किया, फिर संडे मेल में काम, उसका काटने में यहाँ पर रेज्यूम सप्ताह में काम। टप करो उसको कुछ। तो टेलीविज़न की पहली पीढ़ी के हम लोग हैं। टेलीविज़न 1995 में शुरू होता है। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो वो प्राइवेट बुलेटिन्स की इजाज़त देते हैं। उसमें एक आज तक था और द वर्ल्ड दिस वीक था। तो संयोग से उसी समय जुड़ाव हो गया टेलीविज़न से। और जो कि ऐसा नहीं है कि ऐसा वातावरण पहले नहीं था, कई मौक़ों पर था भी। साहिदा जी भी बता रही थी कि हर दौर में एक ऐसा दौर रहता है जब एक निराशा रहती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर भारत की आज़ादी के वक्त से लेकर मौजूदा वक्त तक की परिस्थितियों को जरा सा बहुत छोटे संदर्भ में जरा समझने की कोशिश कीजिए। भारत को आज़ादी मिली, पार्लियामेंट रात में सजाया गया था, महात्मा गांधी कोलकाता के बेलिया घाट में अंधेरे में कमरे में बैठे थे। वहाँ के गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी उनके पास आते हैं शाम के वक्त ये कहने के लिए, तो आप दे दीजिए। तो महात्मा गांधी ने कहा क्या, मैंने इशारा कर दिया, बोला कुछ भी नहीं कि नहीं बोलूँगा। तो उसने लालच दिया, दुनिया की 24 भाषाओं में अनुवाद होगा अगर आप कोई भी रिएक्शन देंगे। महात्मा गांधी ने उससे भी इनकार कर दिया और वो कुछ नहीं किया। एक संदर्भ ये है। एक दूसरा संदर्भ है जिस समय संविधान फिर बनना शुरू होता है, संविधान बन रहा था। राजेंद्र बाबू उनके पास वो कॉपी लेकर जाते हैं, संविधान की कॉपी। बीच बीच में महात्मा गांधी को बताई जाती थी, दिखाई जाती थी। महात्मा गांधी ने जिक्र किया वो सब ठीक है, लेकिन इसमें गरीबों का जिक्र नहीं है। तो प्रीएम्बल्स में फिर जिक्र होता है। ये प्रोसेस है कि महात्मा गांधी उस वक्त क्या देख रहे थे। समझते बूझते हुए एक किताब हम लिख रहे हैं और वो किताब आरएसएस पर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। हमने शुरू में कहा कि नागपुर जाना हमारे लिए क्यों अच्छा रहा। नागपुर कई दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण शहर है, आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। और हम लोग जिस पीरियड में नागपुर में थे उस समय पहली बार एक राजनीतिक प्रयोग आरएसएस कर रही थी। देवव्रत सरसंघ चालक हुआ करते थे। और संयोग ऐसा है कि जब आप बैचलर होते हैं तो सारी विचारधारा आपकी भूख पर आकर टिक जाती है। तो जहाँ भोजन मिल जाए वहीं बैठ जाइए, उसमें कोई धारा विचारधारा तो होती नहीं है। और संयोग से नागपुर में हम लोग को जहाँ पर रहने के लिए घर दिया गया था वो आरएसएस हेडक्वार्टर के बिल्कुल बगल में था। तो अक्सर वहाँ पर चले जाते थे भोजन करने के लिए। और शाम में चाय, जैसे छुट्टी रहती थी 4 बजे चाय वाय पिलाई जाती है, वो भी चलती। इस प्रोसेस में क्या हुआ, दोस्ती तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत निकटता हो गई थी बाला साहब देवव्रत सरसंघ चालक। एक हिस्सा ये है। एक दूसरा हिस्सा है, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ धर्म परिवर्तन किया। और संयोग ऐसा है कि दशहरे के दिन ही संघ बनता है और दशहरे के दिन ही धर्म परिवर्तन होता है। बाला साहब देवव्रत से इसका जिक्र हम अक्सर किया करते थे कि आखिर ये टकराव है या एक सहमति है दोनों के बीच में। क्योंकि जब आप नागपुर जाइएगा दशहरा, मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए क्योंकि एक तरफ दशहरे के दिन शक्ति पूजा का प्रदर्शन आरएसएस करती है, हथियार का पूजन होता है, सुबह होता है और कदम ताल होती है, लोग होती है। लेकिन इसी दशहरे के दिन शाम में जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था, वहां पर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में न सिर्फ दलित समाज बल्कि कमोवेश हर समाज के लोग जमा होते हैं। और आज भी वहाँ परंपरा है कि दुनिया और देश में जो चीज़ें लिखी जा रही है उसके बुक स्टॉल्स लगते हैं। और बुक स्टॉल्स से किताबें खरीदी नहीं जाती हैं, कुछ लोग खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ बुक्स होता है।
मतलब कोई पुणे का पब्लिशर आया हुआ है, कोई दिल्ली का पब्लिशर आया हुआ है, कोई थाईलैंड से पब्लिशर आया हुआ है, कोई मलेशिया से आया हुआ है, कोई नागपुर का ही है। तो किताबों का आदान प्रदान करते हुए कि सारी किताबें बिकनी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, एक तरफ ये संवाद है जिसका जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर लगातार करते थे कि महार जाति से वो आते थे और इस बात का जिक्र करते थे कि पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है। तो बहुत निकटता वहाँ के दलित संगठनों के साथ भी हो गई और इस हद तक हो गई कि वहाँ पर हम जब रहे तो हमने रंगमंच दलितों का किस रूप में काम करना चाहिए, खड़ा हो किस रूप में काम करे। और एक यंगस्टर थे वहाँ पर जो भी संजय जीवने करके एक लड़का हुआ करता है, जो अभी भी है, जो नाटक वगैरह करता है, नाट्य मंडली। उस समय हम लोगों ने उससे खुलवाया था, क्योंकि दिल्ली से गए थे तो नए नए आइडियाज़ थे हम लोग के पास किस रूप में काम होना चाहिए, तो उन सबसे जुड़ के काम कर रहे थे। और एक तीसरी धारा थी अल्ट्रा लेफ्ट, जो संयोग से उस वक्त आंध्र प्रदेश से उसकी एंट्री हुई थी महाराष्ट्र में। और हम जिन जिक्र मौजूदा वक्त में कर रहे हैं तो इसमें शहरी नक्सलाइट्स का जिक्र बड़ा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर उन्हें नज़रबंद कर दिया है। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि उस समय 1987 में हमारे जाने से कुछ पहले ही वहाँ ग्रुप हुआ करता था एक अल्ट्रा लेफ्ट का, पीपुल्स वार ग्रुप। उसके हेड थे सीतारमैया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के 7 विधायकों का अपहरण किया था। तो संयोग ऐसा लगा कि पत्रकारिता में आए तो उन तक भी पहुंचे हम और उनका भी हमने इंटरव्यू किया और हमने कहा कि क्या ये आप लोगों की स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आप विधायकों का या कल सांसदों का भी आप अपहरण कर लेंगे अपनी बात कहने के लिए। उन्होंने बोला स्ट्रेटजी तो नहीं है, लेकिन जरूरत होगी तो देखा जाएगा और कर सकते। उस समय राजीव गांधी की सरकार है। तो इन 3 धाराओं का जिक्र हम जानबूझ के कर रहे थे कि नागपुर की ज़मीन किस मायने में कितनी महत्वपूर्ण है और उसकी एक ट्रेनिंग जब आप जर्नलिज्म में शुरू करते हैं तो इन सारी चीज़ों को जब उसकी जड़ों के बीच पहुंचकर आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं तो महत्वपूर्ण होता है। और इन चीज़ों का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी से अगर आप शुरुआत कीजिए तो महात्मा गांधी भी उस वक्त कह रहे थे कि सत्ता का हस्तांतरण है। अंग्रेज चले गए, एक दूसरी चमड़ी के लोग आकर बैठ जाएंगे, लेकिन ये सत्ताधारी होंगे। और एक प्रोसेस को जरा समझना शुरू कीजिए कि क्या वाकई कोई परिवर्तन हम लोगों ने किया इस देश में या देखा है क्या, या सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। इमरजेंसी के वक्त जो हालात थे, इमरजेंसी के समय हम काफ़ी छोटे थे, लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए बहुत नज़दीक से हमने देखा है। उसकी वजह एक ही है, हमारे पिताजी जो है वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस दिल्ली में थे और जेपी पर निगरानी के लिए 2 लोगों को बिहार भेजा गया था। निगरानी से मतलब ये होता है कि वो चूँकि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में थे, उस समय ऑल इंडिया रेडियो बड़ा महत्वपूर्ण था और वो चूँकि ऑल इंडिया रेडियो में थे तो पटना और रांची एक धुरी थी और पटना में चूँकि जेपी का निवास था और न्यूज़ बुलेटिन जो होता था पटना का बड़ा महत्वपूर्ण होता था। 7:30 बजे का एक बुलेटिन होता था, बड़ा लोकप्रिय था और उसमें अपनी बात को रखवाने के लिए मौजूदा वक्त में हम लोग देखते हैं पॉलिटिशियंस टेलीविज़न चैनल में अपनी बात रखवाने के लिए कैसे आते हैं। तो सोचिए हमने उस समय देखा है, हम इमरजेंसी के पीरियड का जिक्र कर रहे हैं, रामविलास पासवान, लालू यादव, रविशंकर प्रसाद, इन सबों को हमने देखा है कि अपनी बात किसी तरीके से बुलेटिन में करने के लिए वो कैसे आते थे, घर पे भी आ जाते थे और पिताजी जो जिक्र किया करते थे। लेकिन 1977 जिनको याद होगा, आपको तो याद होगा, जिस समय मिसेस गांधी के चुनाव हारने की जानकारी देर रात में आई थी। उस समय न्यूज़ बुलेटिन जो होते थे उसी में आता था कि ये यहाँ से जीत गया, यहाँ से जीत गया। और मेरा ख्याल है वो आधी रात का ही वक्त था जब मिसेस गांधी चुनाव हार गई, इसका जो ऐलान हुआ। तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन फिर भी पिताजी ने हम लोग को जगाया और जानकारी दी, कह रहे थे मिसेस गांधी हार गई। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो गया है, पटना में है,
जेपी के नज़दीक है और हम लोग भी जेपी से संवाद उस पीरियड में भी हो जाता था। बच्चों से उनका संवाद जो होता था ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम में हम लोग भी चले जाते थे, लाभ मिलता था। लेकिन हमने देखा उस रात जो था, वो रात में वो खबर आई और हंगामा मच गया साहब। पटना में थे हम लोग, हंगामा मच गया, मतलब वो एक अजीबोगरीब स्थिति थी, वो बड़ी थ्रिल करने वाली स्थिति थी। हम 1977 का जिक्र आपसे कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद। परसों हम मंटो देख रहे थे फिल्म। मंटो देखते देखते पता नहीं क्यों हमारे जहन में ये सवाल उठने लगा। उस मंटो को जब आप कईयों ने देखी होगी, कहीं नहीं देखी तो देखना चाहिए। मंटो के भीतर एक कुलबुलाहट है, वो किस तरह के समाज में जी रहा है। उसको बार बार बम्बई याद आता था। जब वो लाहौर चले गए तो बम्बई उनको बार बार खींच रहा था कि यार वहाँ एक उन्मुक्तता तो थी, यहाँ तो बंदिशें हैं। और ख़ास तौर से जो जिस पे उन पे केस चला था, जो खोल दो वाली कहानी है, उसको लेकर। लेकिन एक वातावरण वो निर्धारित कर रहे हैं कि किस तरह का वातावरण उस समाज उस दौर में था और कौन सी परिस्थितियां थी। उस फिल्म को देखते देखते लगने लगा, ये फील आने लगा, क्या 2019 में हम स्वतंत्र हो जाएंगे? ये भाव अचानक आ गया। ये अभी गुलाम है क्या? ये सवाल झटके में आया उस फिल्म को देखने के दौरान। जो बंदिशें आती हैं मंटो के साथ या उस वातावरण में, अब क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब तो बात मान लीजिए कुछ आगे ही बढ़ गई। एक प्रोसेस है भारतीय लोकतंत्र का, जिसमें सत्ता हस्तांतरण ही डेमोक्रेसी की पहचान मान ली गई। ये सोचा ही नहीं गया कि डेमोक्रेसी का मतलब कुछ और भी हो सकता है, एक वोट से इतर भी कुछ होता है। जिंदगी जीने के तौर तरीके भी होते हैं, संविधान भी होता है। उसका असर क्या हुआ, किस रूप में हुआ? हमारी सारी चीजें राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द ही सिमटती चली गई। और ध्यान दीजिए, जब मुरारजी देसाई हटते हैं, फिर चरण सिंह आ जाते हैं, और जो जनता पार्टी की हार होती है, जनता पार्टी की जीत से बड़ी जीत मिसेस गांधी की जीत मात्र 2.5 साल के बाद हो जाती है। क्या ये लोकतंत्र था हमारा, या एक हमारे समाज के भीतर की एक निराशा थी? हम लोग जब आज के दौर में चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं, तो चूंकि घूमना होता है इस दौर में और लोगों के बीच जा रहे हैं, हम लोग लगातार एक चीज देख रहे हैं कि जनता के भीतर एक सवाल है, वो लगातार कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव्स खोज रही है। और मेरा मानना है सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव्स नहीं खोज रही है, वो हो सकता है जर्नलिस्टिक नैरेटिव्स भी खोज रही हो कि आप जर्नलिज्म कैसे करेंगे। हो सकता है वह यह भी नैरेटिव खोज रही हो कि हमारे जीने के जो तौर तरीके हैं, क्या वो ऐसे ही रहेंगे और एक सत्ता फिर बदलेगी और फिर वो सत्ता बदलेगी और फिर एक सत्ता बदलेगी और उस दिशा में आके खड़े हो जाएंगे। ये हो सकता है। अगर आप हिंदुस्तान के अतीत की पॉलिटिकल सिचुएशंस को परखना शुरू करें, तो कभी ध्यान से परख के देखिएगा, आपके जहन में एक सवाल होगा। 2019 डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में बड़ी वाइब्रेंट है, सत्ता बदल गई, लेकिन इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है कि वो निराशा हो गई 2022 आते आते। फिर से चुनाव हो गए, 2022 में यूपी का इलेक्शन, उसके साथ देश में फिर चुनाव हो गए और फिर सत्ता बदल गई और फिर पुरानी परिस्थितियां आकर सामने आकर खड़ी हो गई। तो ये क्या था? मेरे ख्याल से अगर आप फेरिस्त देखें, जब हम लोग आज बात करते हैं इस बात को लेकर और एक निराशा रहती है कि कौन है लीडर, तो जनता पार्टी के उसमें देखना शुरू कीजिए। तो आपको तो पहले लाइन से जब आप शुरू करेंगे, मुरारजी देसाई से शुरू करेंगे, जगजीवन राम तक आएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी तक आएंगे, मधुलिमय तक आएंगे, जॉर्ज फर्नांडिस, आप नाम देखना शुरू कीजिए। एक से एक नायक आपको नजर आने लगेंगे। लेकिन 2.5 साल में सभी थक गए, हार गए, क्या हो गया? निराशा क्यों हो गई? हम लोगों ने माना है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ चुनाव है। चुनाव का मतलब एक अदद वोट है और वोट के इर्द गिर्द का ताना बाना पॉलिटिकल पार्टीज बुनती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी है इस देश के भीतर में, जहां पर आप उससे हटकर सोच ही नहीं सके और आप उसमें शरीक भी नहीं हो सके। शरीक क्यों नहीं हो सके और सोच क्यों ना सके? 2-3 उदाहरण हमको लगता है तुरंत आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग युवा हैं, यहाँ पर ज़्यादा लोग युवा हैं।
हमारे यहाँ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का बजट है फिलहाल बढ़ते बढ़ते ये 56,000 करोड़ तक पहुंच गया है। अच्छा बजट है, पूर्व की तुलना में ये अच्छा बजट है। लेकिन रिजर्व बैंक का आंकड़ा पिछले दिनों जारी किया गया, उसमें जानकारी दी गई हायर एजुकेशन के लिए हिंदुस्तान के बच्चे जो बाहर चले जाते हैं वह फीस और जो ट्यूशन फीस होती है वो पैसा और उसके अतिरिक्त जो बाकी चीज़ें एजुकेशन से ही जुड़ी हुई हैं, खाने पीने का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, बच्चा जब बाहर गया है तो क्या खा पी रहा है, उसी एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो खर्चा उन पर आता है वह तकरीबन 1,20,000 करोड़ का है। 56,000 करोड़ के आपके हायर एजुकेशन का बजट और देश से बाहर जाकर पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कितनी कम होगी ये सिर्फ आप सोच सकते हैं, लेकिन उसका बजट है 1,20,000 करोड़। हमारे यहाँ दूसरा एजुकेशन का एक स्थिति यह है, प्राथमिक स्कूलों की स्थिति और नाजुक है, लेकिन हम लोग थोड़ा हायर एजुकेशन में हो गए। हेल्थ सर्विस में आइए, हेल्थ सर्विस का बजट हमारे यहाँ का जो है वो 45,000 करोड़ है। प्रति व्यक्ति के ऊपर ये सरकार, मौजूदा सरकार जो है वह एक दिन में 3 पैसे खर्च करती है, जो दुनिया में सबसे कम है। लेकिन इस बजट को आप गुना कर दीजिए 100 से, जो सरकार का बजट है हेल्थ पर, वो मुनाफे का बजट है एक बरस में सिर्फ हेल्थ सर्विस के प्राइवेट सेक्टर का। दूसरी स्थिति ये हो गई, फिर आपके हाथ से चीजें निकल गई। एक तीसरी स्थिति लाइए, पीने का पानी। हमारे यहाँ जो बॉटलिंग प्लांट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के पास है, जो बोतल बंद पानी है, उस बोतल बंद पानी का जो मुनाफा है, अगर वो मुनाफा ये सरकार उतना बजट भर निकाल ले तो नेहरू के जमाने से लेकर मोदी के जमाने तक हमारे यहाँ चूज करने की बात आई है, सबसे पिछड़े जिलों को चूज किया जाए। नेहरू ने 100 जिले तय किए थे और आखिर होते 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 अब 125 जिलों को रखा गया जो नीति आयोग ने तय किया है। उन 125 जिलों में साफ पानी ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उस बोतल बंद पानी के मुनाफे के पैसे भर से हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा। एक उदाहरण और आपको बता दें, चूंकि ये जानकारी होनी चाहिए, हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी में आपको जानकर हैरत होगी, वाईफाई की व्यवस्था है, लेकिन साफ पीने का पानी मिलेगा इसका कोई कॉलम ही नहीं है। और इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी आई थी और उसने जिक्र किया था कि हम चाहते हैं कि जो आपके यहाँ स्मार्ट सिटी बन रही है, तो उसमें चूंकि हमारे कज़न भी काम करते हैं, तो उन्होंने बोला यार एक मीटिंग करवा दीजिए। उस समय शहरी विकास मंत्री नायडू साहब हुआ करते थे, तो हमने एक मीटिंग करा दी। मीटिंग कराने पर उसने बोला अच्छा ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि पीने के पानी तक की हमने व्यवस्था नहीं की है स्मार्ट सिटी में। बहरहाल कुछ नहीं हुआ। फिर उसकी मीटिंग हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री से करवा दी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को समझ में आया, उन्होंने उस दिन ऐलान कर दिया कि हम दिल्ली में साफ स्वच्छ पानी जो व्यवस्था कर देंगे, अब टैप से पानी भी पी सकेंगे। लेकिन ऐलान भर हुआ। ये स्थिति आती जा रही है। हमारे यहाँ जो पुलिस है उसकी तादाद देश में तकरीबन 14 लाख है। 14 लाख पुलिस बल है जिसको कानून संभालना है, दिखाई देना है कि कानून आप संभाल रहे हैं। आपके यहाँ जो मैंने हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर का पुलिस है उसकी तादाद सिर्फ 70 लाख है। सरकार का पुलिस महकमे को लेकर बजट 54,000 करोड़ का है और 70,000 करोड़ का मुनाफा प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी से हो जाता है प्राइवेट सेक्टर को। अब खाली ये एक समझने की एक कोशिश खाली कीजिएगा कि हम एक ऐसे प्रोसेस में हैं जिसमें डेमोक्रेसी को हम कैसे डिफाइन करें, ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है। अभी हम कैसे मान लें कि एक वोट देना है, तो जाहिर है एक वोट जिसे देना होगा वह वोट अपने कंशस से देने जा रहा है क्या? एक दूसरा, हाँ वो कंशस से देने जा रहा है, वो बड़े बड़े परिवर्तन कर देता है, लेकिन वो कंशस कौन सा होगा? अगर वो उसकी पेट और जिंदगी जीने के तरीके से जोड़ा गया है और उसको जोड़ने के दौरान इस बात का एहसास कराया जा रहा है कि आप जब वोट देंगे और आपका ये फला कैंडिडेट जीतेगा
तो ये फला कैंडिडेट ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और यही डेमोक्रेसी है, क्योंकि यही आपकी चीजों को पूरा करेगा। हम लोग सोच नहीं पाते थे कि ऐसा होगा कि एक सरकार होगी और सरकार सिर्फ अपने जिन्होंने वोट दिया है उनके लिए ही काम करेगी, हम लोग सोच नहीं पाते थे। लेकिन वो धीरे धीरे ट्रांसफर हुआ है। मतलब दलित जब जिक्र होता है, मतलब सीधे अभी तत्काल पे मत आइए, क्योंकि तत्काल को बहुत सारी एनर्जी अतीत के उस वैक्यूम से मिली है जिसका निर्माण हम ही लोगों ने मिलकर किया है, और हम उस प्रोसेस को शायद समझ नहीं पा रहे थे या अभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो आगे क्या होगा हम इस पर बात करेंगे। एक वैक्यूम था जो धीरे धीरे डेवलप होते होते आता चला गया। जैसे मसलन बताते हैं कि 1977 में रामविलास पासवान चुनाव जीतते हैं। हम पार्लियामेंट में देख रहे थे, हमें बड़ा अच्छा लग रहा था वो जिक्र जिस दिन हो रहा था कि SC/ST एक्ट को लेकर कमजोर किया गया है और क्यों उस एक्ट को जरूरत है उसकी, और उसको लेकर बहस हो रही थी। तो रामविलास पासवान बैठे हुए थे और रामविलास पासवान ने एक सवाल खड़ा किया कि मेरे सामने जो सवाल थे आज मेरे बेटे के सामने बिल्कुल अलग सवाल है। तो हम सोच रहे थे कि पार्लियामेंट का बड़ा शानदार दृश्य था, रामविलास पासवान बैठे, उनके पीछे उनका भाई बैठा था, रामचंद्र पासवान जी, वो भी सांसद है, उनके पीछे बैठे, उनके पीछे रामविलास पासवान का बेटा बैठा था, एक लाइन से, जो फिल्म में चला गया लेकिन यहाँ आ गया। इसका एक मतलब ये है कि एक क्लास के बाद कास्ट वास्ट मैटर नहीं करता है, या फिर एक विशेषाधिकार तबके के भीतर जब आप आ जाएंगे तो कास्ट रिलीजन मैटर नहीं करेगा। ये सारी चीजें बेकार है। ये सिर्फ उस डेमोक्रेटिक हिस्से में आएगी जिसमें आपको एक वोट डालना है, वहां पर ये चीजें मैटर करेंगी। इसका दूसरा हिस्सा लीजिए। आप में से हमें नहीं पता है कितने लोग सुप्रीम कोर्ट तक, जिनके केसेस लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां तक पहुंच पाते होंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट का एक एवरेज निकाला कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं वो एवरेज कितना लेते होंगे एक पेशी का। वो निकल कर आया 20 लाख रुपए से। यानी आपके पास एक पेशी को देने के लिए 20 लाख रुपए है तो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस आ जाएगा। हाई कोर्ट में थोड़ा कम है, 12 लाख है जो एवरेज निकल कर आता है। तो लोअर कोर्ट, इसीलिए ध्यान दीजिएगा कभी कि लोअर कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो हाई कोर्ट में आके बदल जाता है। हाई कोर्ट की परिस्थितियां हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बदल देता हो, ये एक प्रोसेस है। लेकिन हम तो सवाल इसका कर रहे थे कि एक आम नागरिक जिसके नाम पर डेमोक्रेसी को जिया जा रहा है इस देश के भीतर में, उसके लिए कौन सा रास्ता है? एजुकेशन का रास्ता है, हेल्थ का रास्ता है, साफ पानी साफ हवा का रास्ता है, न्याय का रास्ता है। हम लोग तो ये सोच ही रहे थे अभी कि हमारे सामने झटके में सुप्रीम कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस निकल कर आकर बोलते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। हम क्या करें? जिसे इलेक्शन कराना है वो इलेक्शन कमीशन के भीतर से आवाज आती है, नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं संभव है, हमने पहले से डेट की जानकारी नहीं दी है, डेट तय नहीं होता है। लेकिन जब उसका भी अध्ययन हम शुरू करते हैं तो ये भी हमें कोई नई बात नहीं लगती है। पता चलता है इससे पहले भी हुआ है और फिर हो ही रहा है, और अब वो नए तरीके से हो रहा है। नया तरीका क्या है ये भी बताएंगे। तीसरी स्थिति है देश की प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई। सीबीआई को इससे पहले भी कहा गया कि कुछ पुरानी सरकारें भी अपने तरीके से करती थी काम। सीएजी का परसेप्शन किस रूप में बना, किस तरीके से बना, अब आप अगर अध्ययन करना शुरू करेंगे तो आपको कोयला घोटाला और 2G का जरूर अध्ययन करना चाहिए, जिसमें दोषी कौन है कोई नहीं जानता, लेकिन एक परसेप्शन जो डेवलप कैसे होता है इस देश के भीतर में। और विनोद राय अब सरकार के मान लीजिए सबसे करीब है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में कोई दूसरा विनोद राय होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन भी जो वर्क कर रहे हैं वह इसलिए वर्क नहीं कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उनको चीजें इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई देनी चाहिए, वो इसलिए वर्क कर रहे हैं कि सत्ता के अनुकूल वो कैसे दिखाई दे जाए। और सत्ता के अनुकूल दिखाई देने की परिस्थितियां धीरे धीरे डेवलप होते होते यहां तक आ गई कि इस देश की सत्ता ने कहा हम ही संविधान है, हम ही लोकतंत्र है, अब आप करो क्या करो। अभी तक क्या था? संविधान था, संविधान के मातहत आपको जो अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार आपसे हम छीन रहे हैं, तो आप बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हो, और संविधान की दुहाई देते हुए आप अलग अलग जगहों पर दरवाजा खटखटाते हो। संविधान था, एक डेमोक्रेसी थी,
यानी एक बहस की गुंजाइश थी कि हाँ साहब आप हमें रोक रहे हैं, तो हमने तो ये पढ़ा लिखा समझा है। अब वो कह रहे हैं कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, अब आप क्या करोगे। यानी पुराने वक्त और मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा अंतर ये आया है कि सत्ता जो है ये बताना चाहती है, या सत्ता खुले तौर पर ये बताने की स्थिति में खुद को ले आई है कि सब कुछ हम हैं, अब आप क्या करोगे। भाई हमने तो कल्पना नहीं की थी कि, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी इस देश में हो सकता है कि आप सिर्फ काम करना चाहते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। एक जर्नलिस्ट क्या करेगा, काम करेगा अपना, जर्नलिस्टिक जो उसकी अपनी फिलॉसफी होगी उसके आधार पे काम करेगा। लेकिन बावजूद इसके दो थ्योरी होती है, एक होता है इस्टेब्लिशमेंट को हम लोग चैलेंज करते हैं, और एक दूसरी स्थिति होती है इस देश के भीतर जो चीजें चल रही हैं उसको हम एक पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने ले आते हैं। एक जर्नलिस्टिक एस्पेक्ट ये भी होता है। अभी तक क्या होता था, नजरों में एक शर्म रहती थी। ऐसा नहीं है कि जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय हमें एडवाइजरी नहीं दी गई हो या कहा नहीं गया हो कि ये जो आप कर रहे हैं ये कितना ठीक है कितना गलत है, इसको छोड़ दीजिए, रोक दीजिए। ऐसा हुआ है। तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था, वहां की हिंसा नहीं दिखाइए। भरतपुर में दंगे हो रहे थे, मत दिखाइए। अन्ना आंदोलन हो रहा था, इसको ज्यादा तरजीह मत दीजिए। ये सारी बातें कही गई है, ये कहाँ इससे इनकार है। इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर हम लगातार उंगलियां उठाते रहते थे कि किसान और मजदूरों के लिए मनमोहन सिंह की मार्केट इकोनॉमी फिट नहीं बैठती है, तो वो बोलते थे, उन्होंने बुलाया, पीएमओ में बुलाया गया, डिस्कशन हुआ। यानी एक शर्म थी कि हम जो कर रहे हैं, माने गवर्नमेंट के भीतर एक फीलिंग थी हम जो कर रहे हैं शायद हम लोग कुछ डिरेल्ड हुए हैं, और डेमोक्रेसी इस बात की इजाजत नहीं देती है कि डिरेल्ड हुए हैं तो हमें पटरी पर तो आना होगा। लेकिन एक बहस की गुंजाइश बनाए रखिए, और जिससे चीजें अनुकूल होगी तो अनुकूल हो जाएगी, पटरी पर दौड़ने लगेगी। लेकिन जिनको रोक सकते हैं उनको रोकने की कोशिश कीजिए, जिससे हमारी सत्ता पे कोई आंच ना आए। यहां तक इस देश ने मामला देखा है, लेकिन ये तो पता नहीं था कि ऐसी स्थिति आएगी कि आप काम नहीं करने देंगे हम आपको, और ये ठसक के साथ बतलाएंगे कि हम आपको काम नहीं करने देंगे, ये बताएंगे आपको। हम लगातार इस बीच में अध्ययन कर रहे थे कि इमरजेंसी में मीडिया को लेकर क्या रोल रहा होगा मिसेस गांधी का। तो बहुत सारे रोल नजर आते हैं। उस समय बंदिशें नजर आती है, उस समय लिखना नहीं है आपको वो नजर आता है, और किस तरीके से उस समय, चूंकि हम बार बार इस बात की जानकारी आपको दे रहे हैं कि हम अपने घर से चीजों को देख रहे थे इमरजेंसी के मद्देनजर। पीआईबी का बड़ा रोल होता था उस समय, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो थी, उसके जो अधिकारी होते थे वो देखते थे किस अखबार में क्या छपा है, कटिंग भेजते थे। उसके बाद उस एडिटर को बोला जाता था कि आप इस दिशा में ना जाइए। सारी चीजें ठीक है, चल रही थी चीजें। एडिटर नहीं लिखता था, या एडिटर सिंबॉलिक चीजें लिखता था, साहित्य की भाषा में आ गया था। फणीश्वर नाथ रेणु जो थे वो जिस समय जेपी के काफी नजदीक हो गए थे, फणीश्वर नाथ रेणु शानदार कहानियां लिखने लगे। और चूंकि हम लोग पटना में रहे हुए हैं, तो पटना में एक चौराहा है, नाला रोड, वहाँ पर बड़ा फेमस है, वहाँ पर एक किताब की दुकान है। उस किताब की दुकान पे आके रेणु जी भी बैठा करते थे, और शाम में जमघट लगता था, लोग डिस्कशन करते थे। यानी डिस्कशन हो रहा है, इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं लिखी जानी है जो सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने आ जाए, और एक तरह की बंदिश लोगों के जहन में बनी रहे कि हाँ इमरजेंसी है। उस इमरजेंसी के लिए निर्मला देश पांडे को मिसेस गांधी ने भेजा था, वर्धा भेजा था उस समय विनोबा भावे के पास। तो विनोबा भावे से वो चाहती थी सर्टिफिकेट, तो विनोबा भावे ने लिखा था अनुशासन पर्व, कही थी कि इमरजेंसी जो है अनुशासन पर्व है। तो मिसेस गांधी उसको दिखाया करती थी कि देखो अनुशासन पर्व है। ध्यान दीजिए, एक संवाद है समाज के भीतर में। इमरजेंसी हमने लगाई है, हम उसको किस किस रूप में जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई इमरजेंसी है ही नहीं साहब, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तक का मतलब नहीं है हम करना कुछ चाहें तो कौन रोक सकता है हमको, हम कुछ कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि कॉन्फ्रंटेशन जो है, कल तक एडिटर्स करते थे गवर्नमेंट से कि हम कन्फ्रंटेशन आपसे करेंगे,
कॉलेज के भीतर में इलेक्शन होते थे तो स्टूडेंट्स बोलते थे हम कन्फ्रंटेशन करेंगे फला इशू को लेकर, फला मुद्दे को लेकर। अब गवर्नमेंट कह रही है हम कन्फ्रंटेशन करेंगे, अब आप करो क्या करो? अरे भाई आप तो सरकार, सत्ता आपके हाथ में, कैसे करेंगे कन्फ्रंटेशन? मान लीजिए जेएनयू में हो रहा है, वहां हम आपको बोलने नहीं देंगे, बोलने देंगे तो उस कन्फ्रंटेशन के लिए हम कुछ नई चीजें इजाद करेंगे। मान लीजिए जो नारे वारे वहां डेवलप कर लिए गए, जो देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं उसको हम एक खास खांचे में बांधने की कोशिश करेंगे, उसके एजुकेशन एस्पेक्ट को हम बदलने की कोशिश करेंगे, हम कन्फ्रंटेशन करेंगे। आप कहेंगे यार आपका काम कुछ और था, आप सत्ता चलाओ ना, आप कहाँ इस सब यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस गए, हमें पढ़ने दो। आप बोलेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं चलेगा। उसमें बोलेंगे देखिए ऐसा है कि अब आप ऐसे कोर्सेज को डेवलप कीजिए जिससे आप पैसे की उगाही कर सकते हैं, यानी प्रिंसिपल्स और वीसी को बुलाया जाएगा, बोला जाएगा आप स्वावलंबी कैसे खुद किसको किस रूप में कर सकते हैं आप बताइए। और ये किया भी जा रहा है, हो भी रहा है। बोलेंगे यार हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी क्या मतलब है इन सब्जेक्ट्स का? अब आप बहुत ही प्रोफेशनल वे में आ जाइए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपको कौन सी फसल, नगदी फसल उपजाइए, नगदी फसल उगाएंगे तो आपको जो है किसी भी तरीके से पैसा तुरंत मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट कन्फ्रंटेशन करने के लिए आमदा है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं हमें क्या मतलब है इस सरकार से, और वाकई हमें क्या मतलब है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि हम लोग जब बुलेटिन बनाने लगे और सारी चीज़ होने लगी तो हम लोगों को जब जानकारी मिली कि 8:55 पे सैटेलाइट लिंक गड़बड़ा रहा है और 9:55 पे ठीक हो जा रहा है, तो हम लोगों ने अपने यहाँ डिस्कशन शुरू किया ऑफिस में कि ये कैसे संभव है कि जैसे ही 8:55 होते हैं और हमारा बुलेटिन शुरू होगा तो आप, इसका मतलब ये है कि जो गड़बड़ कर रहा है वो मैसेज देना चाह रहा है कि हम तो गड़बड़ करेंगे। तो आश्चर्य था। तो उसमें क्या होता है, एक सिस्टम होता है, टेलीपोर्ट होता है जिससे आप अपलिंक करते हैं। टेलीपोर्ट को डाउन कर दीजिए तो उस समय जो डिस्टर्बेंस आ रही है उस डिस्टर्बेंस को आप तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन टेलीपोर्ट वो, क्योंकि उसने दूसरे टेलीपोर्ट से वो उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो हम लोगों ने टेलीपोर्ट डाउन करना शुरू किया। जैसे ही डाउन करें वो भी डाउन कर दे, अपना पकड़ में ना आए। फिर जैसे ही अप करें वो फिर अप कर दे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे जब तक प्रोग्राम आपका चल रहा है तभी तक वो हो रहा है। तो इन जनरल अब जाहिर है जो भी चैनल मान लीजिए कोई चला रहा है, तो चैनल चलाने वाला होता है, उसके पास मैसेज आ चुका होता है कि आपके ऊपर एक दबाव है, आप ऐसा कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि हम लोग तो मान लीजिए एडिटर लेवल पे तो एक संवाद बन जाता है, लेकिन सपोज कीजिए आप में से कोई जर्नलिस्ट का स्टूडेंट हो, कल कहीं काम कर रहा हो, वो क्या सोचेगा? ठीक वैसे ही जैसे हमारी एक टीम थी, 8-10 लोगों की एक टीम है, काम कर रही है। अब हम मान लीजिए पहुँचे दोपहर में, हमने मीटिंग की, आज ये बुलेटिन जाएगा, इसमें ये खबरें रहेंगी, हाँ भाई इसको बोलो, रिपोर्टर को बोलो ये खबर कवर करेगा, उससे ये बोलो, आप रिसर्च इस पे कीजिए, आप ग्राफिक इस पे बनाइए, आप एडिटिंग इस पे करनी शुरू कीजिए। क्योंकि एक न्यूज़ चैनल में खबर लाना एक टीम वर्क होता है। उसमें अखबार में आप इंडिविजुअल लेवल पे लिख सकते हैं, चैनल में नहीं लिख सकते। चैनल एक टीम वर्क के हिसाब से काम करता है। अब जो एडिटर है, जामिया इसलिए बड़ा शानदार तरीके से जामिया जाना जाता है कि जामिया में एडिटिंग की क्लासेस बड़ी शानदार होती है, बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। अब एडिटर को क्या मतलब है कि इस देश में क्या खबर हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो एक फिल्मी कंसेप्ट है। एडिटिंग कैसे करनी है, ये शॉट आएगा, उसके बाद ये शॉट आएगा, उसके बाद इसको लेकर आना है। या फिर ग्राफिक्स भी अपने आप में एक बड़ा क्रिएटिव काम है। आप कैसा ग्राफिक्स बनाएंगे, किस रूप में बनाएंगे, उसको क्या मतलब है, कौन सी खबर चल रही है, नहीं चल रही, हमने बोला ये हम लिख के दे दिया, हमने ये ग्राफिक बना देना। अब देखिए क्या हुआ कि जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के बाद फिर हम लोग ग्राफिक के साथ बैठते हैं, एडिटर्स के साथ बैठते हैं और उसको बताते हैं कि यार हम ये चाह रहे हैं कि आप वैसे फाइल फुटेज का इस्तेमाल कीजिए, जो ये फाइल फुटेज कुछ खास मैसेज दे रही हो। अब उनके सवाल क्या हो सकते हैं? उनके सवाल होंगे कि सर वो तो ठीक है, लेकिन जो आप अभी से लेके मेहनत करेंगे और रात के 9 बजे तक जब आप दिखाएंगे तो दिखाई तो देना ही नहीं है। तो आप इसके लिए क्यों नहीं कहते हैं मैनेजमेंट को कि जब हम लोग इतनी मेहनत करेंगे तो दिखाएंगे क्या? तो जायज है, क्योंकि जो लोग एडिटोरियल के हैं वो तो समझ रहे हैं कि
खबरें हम लोग किस रूप में दे रहे हैं और क्या दबाव है, लेकिन पीसीआर में बैठा हुआ आदमी, जो कैमरे पर बैठा हुआ आदमी है, जो एडिटिंग कर रहा है, जो उसको क्या मतलब है? आप इसको थोड़ा सा हुबहू इस देश के भीतर की परिस्थिति से जोड़ दीजिए। एक स्टूडेंट है, कॉलेज जा रहा है, उसे क्या मतलब है इस देश में किसकी सरकार है, नहीं, हमें क्या मतलब होना चाहिए? एक व्यापारी है, वो अपना सामान बेच रहा है, उसको क्या मतलब है इस देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? एक पुलिस वाला है, थाने जाता है, कोई शिकायत आएगी तो एफआईआर दर्ज करे, उसे क्या लेना देना है इससे? इस देश में किसकी सरकार है, नहीं सरकार है? जरा इस बारीकी को समझने की कोशिश कीजिए। हमें नहीं जानकारी थी कौन है इस देश का प्रधानमंत्री, ये कहने का मतलब ये है कि हमारी रुचि नहीं थी कौन रहे, लेकिन आपने ये रुचि पैदा कर दी कि आप जानिए कि हम हैं। हमारा जीवन तो बड़ा शानदार तरीके से चल रहा था साहब, हमें तो कोई मुश्किल थी ही नहीं, अपना काम करते थे, दो जून की रोटी जुगाड़ होती थी, घर परिवार था, जिंदगी चल रही थी, और एक सिस्टम हमें लगता था चीजें चल रही हैं, और वो सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये मानकर चल रहे थे। और उसमें कभी कोई आंच आएगी तो उसकी व्याख्या करने के लिए इस देश में सुप्रीम कोर्ट बैठा ही है, व्याख्या करेगा, और कुछ ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए पार्लियामेंट है ही, वहां पर जो कानून बनाने वाले लोग बैठते समझते हैं वो समझ ही जाएंगे। कोई कुछ नहीं चाहता था, ये हमने लगातार स्टडी की कि आखिर वो कौन सी स्थिति थी जिसमें कोई कुछ चाहता ही नहीं था, लेकिन अचानक सत्ता प्रकट हो गई सामने आकर, बोली अरे आप हमको पहचानते नहीं है क्या, हम कौन है? अब हमें पहचान भी नहीं रहे हो, अच्छा क्या करना होगा आपके लिए? अच्छा नेटवर्क खराब हैं आप क्या क्या करते हैं? नेटवर्क खराब। आपने चीजें डिग्रेड करनी शुरू की, आपने डिस्टर्ब करनी शुरू की। देखिए इस प्रोसेस में हुआ क्या या होता क्या है? पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, जाहिर है आप कह सकते हैं कि अरे ये तो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? या फिर जो इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग थे उनके भीतर से आवाज निकलकर क्यों नहीं आई? हम लोग तो एक सामान्य तौर पर मानकर चल रहे थे कि हम लोग का सामान्य सा जीवन है, खाना पीना हंसना गाना चल रहा है, अच्छा सिनेमा लग जाए देख लेते हैं। एक बहस करते थे एक पीरियड में कि पैरेलल मूवीज भी कोई चीज होती है, ये सब सोचते समझते थे, देखते थे, चल रही थी। पीवी नरसिम्हा राव के समय एक फिल्म आई थी दूरदर्शन पे, उस फिल्म का नाम था रंग, उत्पलेंदु चक्रवर्ती की वो फिल्म थी। और अगर आप ध्यान दीजिए तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मनमोहन सिंह ने पहला लेटर जो लिखा था वह कोल इंडिया के डायरेक्टर को लिखा था, ये कहते हुए कि कोल इंडिया अपनी व्यवस्था खुद कर ले, सरकार इतनी व्यवस्था नहीं कर पाएगी, पैसा नहीं दे पाएगी। और उसके बाद से माइनिंग सेक्टर में बड़ा ज़बरदस्त प्राइवेट सेक्टर का दखल शुरू होता है। ये हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, ये 92 93 की बात है जो पहला लेटर मनमोहन सिंह ने लिखा था। और उस पीरियड से जरा अध्ययन करना शुरू कीजिएगा तो इस देश के भीतर के जो ट्रेड यूनियंस थे उनके भीतर एक अलग तरीके से उस इकोनॉमी में, जब मार्केट इकोनॉमी हमारी खुल गई और खुली अर्थव्यवस्था आ गई, एक हलचल शुरू हो गई थी। तो बड़ी बहस होती थी, क्योंकि हम लोग कॉलेज से निकल चुके थे, और कॉलेज से निकले हुए थे, हम नागपुर मान लीजिए चले गए थे, लेकिन फिर भी हम नागपुर यूनिवर्सिटी में एमए की पढ़ाई कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, वहाँ पर मास कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूशन खुला, उसमें हम स्टडी करने लगे, लाइब्रेरी का लाभ उठाने लगे। लाइब्रेरी में कई तरह के लोग आते हैं तो आप उनसे लगातार संवाद बनाते हैं, सारी चीज़ें हो रही थी। उसी पीरियड में की बात हम आपसे कर रहे हैं कि ये पीरियड में एक फिल्म आई थी रंग, उत्पलेंदु चक्रवर्ती की फिल्म है, मौका मिले तो कभी देखिएगा। उस फिल्म 40 मिनट की फिल्म है, एक विदेशी मालिक है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में फर्स्ट क्लास कपड़े बनते हैं और कलरफुल कपड़े बनते हैं, और उसमें एक मजदूर है, उसको अचानक दमे की बीमारी हो गई है, और संयोग से उस दिन दमे की बीमारी पूरे उफान पर है जिस दिन उसका मालिक विदेश से आने वाला है। और ये फिल्म चलती रहती है, और किस तरह वो आ रहा है, किस तरह ये घर से जा रहा है, उसकी बीवी उसका लंच दे रही है, और घर में होते होते फाइनली वो जिस समय पूरी तैयारी हो गई उसके मालिक एंटर करता है जो विदेशी है, उसकी एंट्री होती है, और वो अचानक इसका दमा पूरे एक्सपोज कर देता है इसको, और ये उस मशीन पे ही गिर जाता है, तो इसके पूरे दोनों हाथ कट जाते हैं, पूरा खून निकल जाता है। लेकिन तब तक चूंकि उस प्रोप्राइटर मालिक की एंट्री हो गई है इंडस्ट्री के बीच में, फैक्ट्री के बीच में,
तो फटाफट किसी तरीके से नीचे खून गिरा, उसकी बॉडी को फटाफट हटाया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और मालिक जो था विदेशी वो घूमते फिरते आ रहा है और आके अचानक इस मशीन जो रुकी हुई थी इस पर ठहर जाता है। क्योंकि वो कपड़ा जो था वो कपड़ा भी रुक गया है और उस कपड़े पे पूरा ब्लड है रेड कलर का, तो वो बोलता है हाँ मुझे यही रंग चाहिए था, हम लोग इसी रंग को खोज रहे हैं। तो अब इस रंग का प्रोडक्शन जो है फिल्म वहाँ के खत्म हो जाती है। अब आप कल्पना कीजिए क्या ऐसी फिल्में मौजूदा वक्त में बनेंगी, दिखाई जाएगी, कोई बोलने की हिम्मत करेगा, कोई दिखाना चाहेगा। एफटीआई के लड़के नए नए क्रिएटिव वे में काम किया करते थे, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एफटीआई से क्या मतलब था इस सरकार को? कोई मतलब तो नहीं होना चाहिए वहाँ पर। लेकिन अचानक एक ऐसे डायरेक्टर को आप बैठा देते हैं जिसने आपके लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आपका हनुमान बन के 2014 के चुनाव के समय, तो आपको अच्छा लगा, आपने एफटीआई को डिस्टर्ब कर दिया। आप ध्यान दीजिए, हर कोई हर इंस्टीट्यूशन को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान का है पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट के भीतर जो अपोजिशन के लीडरान भी हैं, किसी में नैतिक बल इतना नहीं है कि वो बोल सके कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। नैतिक बल होने के लिए ईमानदार होना होगा। नैतिक बल आपके पास हो, इसके लिए जाहिर है आपकी जिंदगी ऐसी रही होगी जिसमें आपके लोगों से सरोकार होंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, धीरे 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 जो बात होती थी, वोरा कमेटी की रिपोर्ट 91 में जब आई तो उसमें इस बात का जिक्र था, उस नेक्सस का जिक्र था कि किस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है, किस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है, किस तरीके से माफिया राजनीति में आ गई है या उसका इंटरफेयर हो रहा है। और एक आध नाम भी आए थे वो पॉलिटिशियंस के जिनके संबंध बताए गए थे अंडरवर्ल्ड के साथ। ये वोरा कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके कुछ हिस्से आए, कुछ हिस्से नहीं आए। ये जिक्र 91 का हम आपसे कर रहे हैं। लेकिन होते होते क्या हुआ, एक प्रोसेस है, कोई 2014 झटके में आपके सामने आकर खड़ा नहीं हो गया। 2007 में हम गुजरात गए थे उस समय, और उस समय मुख्यमंत्री वहाँ के नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। तो उस समय हमने चैनल, एक सहारा चैनल को रिलॉन्च करने का सोचा था, और हमने सोचा था कि इंटरव्यू शुरू किया जाएगा नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू से ही, और उनसे बातचीत हुई, वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। तो उस समय टेररिज्म का जिक्र था, और याद कीजिए तो मौत का सौदागर शब्द उसी उसमें आया था। तो इलेक्शन में हम घूम फिर रहे थे और उनके पास रात में जब इंटरव्यू के लिए पहुंचे, इंटरव्यू के लिए उन्होंने बोला क्या आपको लगता है मेरे बारे में, हम चुनाव जीत जाएंगे क्या? क्योंकि लोग तो कई सवाल कर रहे हैं। हमने बोला आप चुनाव जीत रहे हैं। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, किसी को भी अच्छा लगेगा जब आप बोलेंगे चुनाव जीत रहे हैं। तो उन्होंने बोला उसकी वजह क्या है कि हम क्यों चुनाव जीत रहे हैं? तो हमने कहा कि आपको काउंटर करने वालों के पास जो पॉलिटिकल सोच है वो आपको खारिज करने के लिए है, जिससे आप ही का प्रचार हो रहा है। और अगर ध्यान दीजिए 2007 को, तो कमोवेश ऐसी ही स्थिति थी कि जो ग्राउंड जीरो पर जो न्यूक्लियस होता है, आप उसी के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना सारा पॉलिटिकल पार्टी बेच लेते और उसका लाभ मिल गया, उसको जीत के बाहर। हमने एक कार्यक्रम किया उसके बाद, कॉर्पोरेट्स के योगदान गुजरात के बहुतों ने, सबूत चैनल वालों ने किया होगा, हमने भी किया था। तो कुछ हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसी खासियत थी कि उसकी सीडी उन्होंने मंगवा ली, और उसके तुरंत बाद उनका फोन आया कि हम जो है कॉर्पोरेट्स को एक साथ कर रहे हैं, और उस समय वाइब्रेंट गुजरात शुरू होता है। वाइब्रेंट गुजरात किसी को समझ में नहीं आया। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें समझ में आया, लेकिन हम उस वक्त ये समझ चुके थे कि आने वाले वक्त में कॉर्पोरेट की भूमिका इस देश में क्या होने वाली है। यानी वो दौर अलग था कि जब टाटा बिरला सोचते थे पार्लियामेंट में किसी तरीके से एंट्री हो जाए, और ये दौर आने वाला है जिसमें टाटा बिरला ही पार्लियामेंट को चलाएंगे। टाटा बिरला से मतलब मेरा सिर्फ टाटा बिरला एक सिंबॉलिक है, उसमें कोई भी आ सकता है, मानी अडानी भी आज की तारीख में आ सकता है, कोई भी पहले भी आ सकता है। 2011 से 12 के बीच में आदि गोदरेज की अगुवाई में 4 लेटर मनमोहन सिंह को लिखे जाते हैं। तकरीबन देश के 20 कॉर्पोरेट लिखते हैं, और उसमें एक लाइन है,
वो मिल जाएगा आपको लेटर, अगर आप नेट पर जाएंगे तो मिल भी जाएगा, क्योंकि कवर भी बहुतों ने किया, हमने भी किया था। हम उस समय जी में हुआ करते थे तो हम कवर कर रहे थे। तो उसमें लिखा, मनमोहन सिंह जी आपको गवर्नेंस नहीं आती है। और इस कोई कल्पना कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को कॉर्पोरेट कह रहा है कि आपको गवर्नेंस नहीं आती। और ध्यान दीजिए तो उस पीरियड में वाकई एक से एक घोटाले हो रहे थे, सारी चीजें चल रही थी। और उसी समय फिर अन्ना का आंदोलन दिल्ली में शुरू होता है और एक वातावरण जो बना हुआ था देश के भीतर में। पिछले दिनों हमारी मुलाकात आदि गोदरेज से फिर हुई। हमने बोला, हुजूर क्या डेमोक्रेसी आ गई क्या, अब आप लेटर नहीं लिखते हैं? बोले, सोचे नहीं थे ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब आप सोचिए, मसला ये नहीं है कि हमारे यहाँ घोषित इमरजेंसी है या कि हम बार बार कह रहे हैं ये चीजें छोटी हैं और ये रिवाइव कैसे करेंगे। क्योंकि सपोज कीजिए, जिन्हें जेल में मान लीजिए नजरबंद घर में कर दिया गया, ये तो पूरी दुनिया का कोर्ट है ना। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है ना कि आपकी स्वतंत्रता की एवज में हम आपको कुछ नहीं दे सकते, यानी उसकी एवज में कोई कंपनसेशन होता ही नहीं है। आपकी स्वतंत्रता अगर हमने आपसे छीन ली है तो कौन सा कंपनसेशन हम आपको दे सकते हैं। तो यहां तो एक पूरा सिस्टम इस रूप में क्रिएट किया गया है जिसमें आप डेमोक्रेसी की परिभाषा को बदले नहीं, बल्कि परिभाषा तो तब आप बदलेंगे जब फिर आपको नजर आ रहा होगा कि ये डेमोक्रेसी है। हम कह रहे हैं परिभाषा नहीं बदल रही है, वो जीने के सलीके ही बदलने की तैयारी है। क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि आप हमको देखते क्यों नहीं हो जी, आप हमारी तरफ नजर क्यों नहीं उठाते हो। तो नजर उठाने के दो ही तरीके होंगे, या तो आप देखिएगा तो तारीफ कीजिएगा, बोलेगा वाह बहुत शानदार है आप, और दूसरी तरफ आप देखिएगा तो आप बोलेंगे ठीक है आपको देख तो लिया, लेकिन आपके इर्द गिर्द का जो स्थिति है बड़ी नाजुक स्थिति है, उसको कुछ ठीक कीजिए। बोला, अरे आपने ये कैसे देख लिया? हमने कहा आप हमें देखिए, आप अगल बगल देख रहे हैं, तो आप अगल बगल क्यों देख रहे हो? वो उसने कंसंट्रेट किया है कि आप उसी को ही देखिए। ये तो कल्पना के परे स्थिति थी ना। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल ये हो गई है जो सीबीएसई का कोर्स है जो पढ़ाया जा रहा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दी जा रही है, या देश के टॉप मोस्ट 10 प्रीमियर एजुकेशन हब आप चुन लीजिए, उसके बाद जरा आप सोचना शुरू कीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और इस पढ़ने के बाद आपके हाथ में क्या आने वाला है। आप बड़े मुश्किल में आ जाएंगे कि ये कैसी स्थिति है कि हम आने वाले वक्त में एक बेहतरीन शिक्षक नहीं दे पाएंगे, एक बेहतरीन वकील नहीं दे पाएंगे, एक बेहतरीन पॉलिटिशियन तक नहीं दे, पॉलिटिशियन तो देना दूर की बात है, हम कुछ भी बेहतर नहीं दे पाएंगे। हम ऐसे प्रोसेस में आ गए हैं क्या? आप कहेंगे नहीं नहीं ये संभव कैसे है, ये तो इम्पॉसिबल चीज है, ये हो ही नहीं सकता है। हमारा एक अध्ययन रहा है, हमने आरएसएस से जो आपसे जिक्र किया कि आरएसएस पे हम जब किताब लिख रहे हैं तो चूंकि हमने इनको बहुत बारीकी से देखा समझा, एक लंबा प्रोसेस इनके साथ गुजारा भी है, और हमारे संवाद जो रहते हैं और जो हम किताब भी लिख रहे हैं, उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में ये बात आएगी कि कम्युनिस्टों की किताब, आप कम्युनिस्टों के ज़रिए लिखी गई किताब में आपको आरएसएस में जहर नज़र आएगा। एक स्वयंसेवक जब कोई किताब लिखता है तो आपको लगेगा कि शायद बेस्ट होता है स्वयंसेवक और आरएसएस बेस्ट है। कोई तीसरा नज़रिया भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसीलिए वो किताब हमको लगा लिखनी चाहिए, क्योंकि किताब में स्वयंसेवक को भी पढ़ने की ज़रूरत होगी कि हेडगेवार क्या सोच रहे थे, किस रूप में सोच रहे थे, और आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में है क्या, और इसकी ट्रेनिंग क्या है। कभी मौका मिले तो जाना चाहिए। मतलब क्या है, जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी आ गए तो हमारा प्रचारकों से भी बड़ा ताल्लुक रास्ता रहता है। तो प्रचारक क्या होते हैं कि एक डंडे से वो बनाते हैं अखंड भारत, तो अखंड भारत बनाएंगे और उसको फिर उस पर डिस्कशन भी होगा, उसके जुड़े हुए उसके इश्यूज पे डिस्कशन होगा। तो जब ये आ गए प्राइम मिनिस्टर बन गए तो 2015 का जिक्र है। तो
हम बिहार में थे तो वहाँ पर गए। सुबह सुबह का सैटरडे संडे खास तौर से इलाकों में लोग जाते हैं, माने वहाँ प्रचारक आते हैं सैटरडे संडे में। तो अपन भी पहुँचे उनके बीच में, तो वो डिफाइन कर रहे थे कि ऐसे ऐसे ये है। तो हमने एक दो सवाल किए उनसे। हम बोले कि यार एक बात समझ में नहीं आती, आप इसमें अखंड भारत बना रहे हो तो इसमें तो पाकिस्तान, तो फिर इन्होंने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया क्यों था? बोले नहीं नहीं, वो तो सार्क देशों को टोटल इनवाइट करने की थी, हमारी पॉलिसी जो है इस रूप में चल रही है। हम बोले ओके। फिर चाइना का जिक्र आया, चूँकि अक्साई चीन का जिक्र भी उसमें, अक्साई चीन भी समाहित हो जाता है। तो फिर चाइना को लेकर सवाल किए, तो चाइना को लेकर भी उन्होंने कुछ यूं ही बोल दिया, इसका कोई मतलब नहीं था। मसला ये नहीं था वो क्या बोल रहे हैं। प्रचारक जो है तकरीबन जो भाषण देता है सैटरडे संडे के दिन, एवरेज 50 मिनट रहता है, 45 से 50 मिनट रहता है। और वो क्या बोल रहा होता है वो उसकी अपनी दुनिया होती है उस पीरियड में। लेकिन ये किसे पता था कि प्राइम मिनिस्टर भी वैसा ही भाषण देने लगेगा? वाकई नहीं पता था उन्हें। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम बार बार कहते हैं कि समाज से रूबरू लगातार होते रहिए, और हम लोग इसीलिए रूबरू होते रहते हैं क्योंकि हम लोग उस तरीके के जर्नलिस्ट नहीं हैं जो मान कर चलते हैं कि एक रिपोर्टर को भेज दिया हमने कि जाओ यार ये रिपोर्ट ले आओ, फिर उस रिपोर्ट को लेके कमरे में बैठ के हम अध्ययन करें और रिसर्च करें और उसको फिर डेवलप करके स्क्रीन पे ले आए। हम लोग चाहते हैं कि संवाद बने। इससे क्या होता है, जब आप ग्राउंड जीरो को छूते हैं तो उस ग्राउंड जीरो के बारे में वो शख्स जब बता रहा है तो आप उसको काउंटर करते हैं। तो काउंटर करने के दौरान आपको पता चलता है कि पॉलिटिकल वे में ज्यादा धारदार पॉलिटिशियन आज की तारीख में, आपको आश्चर्य लगेगा लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन विपक्ष का आपके जहन में नाम आए, वो डेंजरस नहीं है मौजूदा सत्ता के लिए। परवीन तोगड़िया डेंजरस है। अब आप सोचेंगे कैसे ही हो गया। देखिए, जो जिस तरीके से सत्ता को ये महसूस कराना होता है कि हम हैं, इसी तरीके से 2-3 फॉर्मेट और हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व क्या होना चाहिए, हिंदुत्व कैसे होगा, ये भी बड़ी शानदार, बहुत शानदार अध्ययन है। एक सावरकर थे, हिंदू कौन, 1923 में किताब लिखते हैं। सावरकर जहां भाषण देने जाते थे, आरएसएस के पास कोई भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं था। अगर आप पुराने पीरियड में चले जाइएगा, सावरकर जहां भाषण देते थे उस जगह पे आरएसएस अपनी शाखा लेके पहुंच जाती थी। सावरकर चले जाते थे और उस हिंदुत्व के उस वातावरण में संघ अपने आप की जगह बना लेता था, एक स्पेस क्रिएट करता था और एक शाखा बन जाती थी। ये उसके तरीके रहे। योगी आदित्यनाथ जो हैं सावरकर के पार्टी से निकले हुए हैं, हिंदू महासभा से निकले हुए हैं। गोरक्षक धाम जो है वहां से निकला हुआ है। और राम मंदिर को लेकर जब चीजें डाइल्यूट लोग करना शुरू किए तो हिंदू महासभा की जरूरत और सावरकरवाद की जरूरत इसलिए यहाँ पर पड़ गई। हम इन चीजों को इसलिए जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि पॉलिटिकल फोर्स होने के लिए आपको सामने वाला जब कहे कि आप हमें देखो तो हम आप ही को देखेंगे, तो आपके भीतर की उन स्थितियों को सामने लाने की स्थिति हमारे साथ रहनी चाहिए। अगर हमने नहीं अध्ययन किया है तो हम इर्द गिर्द के वातावरण का ताना बाना बुनेंगे और ये बार बार जनता के भीतर एक सवाल रहेगा कि इसका पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है। पॉलिटिकल नैरेटिव तभी संभव है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव दिल्ली में शुरू हुआ था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल नैरेटिव क्या था? एक सामान उठाया गया, महाराज ये है, ये कॉस्टली क्यों है? तो आप बोलेंगे अरे इसको तो हम खरीदते नहीं। बोले नहीं, आप इसको नहीं खरीदते, माचिस की डिबिया तो खरीदते होंगे ना। ठीक है, खरीदते हैं। तो इसमें जो आप टैक्स दे रहे हैं, जो पूरे प्रोसेस को दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंपनी जो माचिस बनाती है उसके साथ कैसे जुड़ जाता है, तो ये महंगा हो जाता है, तो हम वो हिस्सा छीन लेते हैं उससे, तो बिजली सस्ती हो गई दिल्ली में। एक ये पॉलिटिकल नैरेटिव था। पॉलिटिकल नैरेटिव का मतलब ये होता है, या किसी भी थिंकिंग आप अगर एज ए स्टूडेंट भी सोच रहे हैं तो आपके भी कुछ नैरेटिव्स होने चाहिए। अगर आपके नैरेटिव्स भी वही हैं जो राहुल गांधी के नैरेटिव हैं, और राहुल गांधी के नैरेटिव भी वही हैं जो मौजूदा वक्त में बनारस में बैठे हुए मंदिर के इर्द गिर्द जिनकी दुकानें छीनी जा रही हैं, जो कि पिछले दिनों बनारस में भी थे, तो निराशा होगी।
और निराशा होगी क्योंकि पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, क्योंकि आपके पॉलिटिकल नैरेटिव्स इस दबाव को लाने की स्थिति में डेवलप हो ही नहीं पा रहे हैं कि भाई इसको तो हमने मान लिया कि ये शख्स नाकाबिल है, एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, हमने मान लिया, लेकिन हम कोई दबाव बनाने की स्थिति में है या सामने से सुनने की स्थिति में, ये किसे पता है? हम ये नहीं कह पा रहे हैं अभी भी कि 2019 में वो कौन सा शख्स होगा जो हिंदुस्तान को लीड कर रहा होगा। हम ये भी गारंटी लेने की स्थिति में नहीं है कि राहुल गांधी होंगे, हम ये भी गारंटी लेने की स्थिति में नहीं है कि विपक्ष एकजुट होगा, लेकिन हम एक गारंटी लेने की स्थिति में है कि निराशा इतनी ज्यादा है कि लोग तय करेंगे। वो क्या तय करेंगे ये वो जाने, वो बहुत तेजी से चीजें तय होती हैं समाज के भीतर में, लेकिन वो कौन सी परिस्थिति में कौन सा पॉलिटिकल नैरेटिव हिंदुस्तान की जनता को अच्छा लग जाएगा, ये किसने सोचा होगा? आपने कल्पना की थी कि 2013 में मनमोहन सिंह लाल किले के भाषण खत्म करेंगे 15 अगस्त का, और अचानक झटके में स्विच ऑफ करेंगे तो जैसे भाषण खत्म होगा एक दूसरा शख्स नजर आने लगेगा गुजरात से, जिसके पीछे लाल किला बना हुआ होगा, और वो 15 अगस्त में लाल किले के भाषण देने के अंदाज में ही भाषण दे रहा होगा। ये कल्पना के परे था, कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ। कोई सोच ही नहीं पाया कि जितनी बड़ी तादाद में कॉरपोरेट ने पैसा दिया, एडीआर की रिपोर्ट मौका मिले तो देखिए कभी, जो नेट पर उपलब्ध है, 2009, 2004, 1999, 1998, 4 चुनाव। इस 4 चुनाव में जितना पैसा खर्च हुआ इलेक्शन कमीशन का, यानी देश का, अभी उसका जिक्र नहीं करना है जितना पैसा खर्च किया गया, इलेक्शन कमीशन ने भी उस चारों के बजट को मिलाकर पैसा खर्च किया है सिर्फ 2014 में। ऐसा 2014 में क्या होने वाला था? एक इलेक्शन था, एक चेंज आने वाला था, और जितना पैसा इलेक्शन कमीशन ने बताया कि खर्च किया गया चुनाव प्रचार के लिए, वह पैसा और उन 2014 से लेकर 2017 तक के बीच में जो पॉलिटिकल फंडिंग इस देश के सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी को होती है, वो आंकड़ा आंखें खोल देने वाला है। कहां से ये पैसा आ रहा है? और अगर ये पैसा आ रहा है और अगर ये ब्लैक मनी है, तो आपकी डेमोक्रेसी तो फिर इसी पे टिकी हुई थी। फिर डेमोक्रेसी क्या थी? यानी पॉलिटिक्स में रहेगा क्रिमिनल, पॉलिटिक्स में रहेगी ब्लैक मनी, और आप चाहेंगे कि पार्लियामेंट जो है नियम बनाने लगे, आपके लिए ईमानदारी का जिक्र करने लगे, लोकपाल की नियुक्ति कर दे, और निगरानी रखने के लिए तमाम इंस्टीट्यूशन इस देश में काम करने लगे। मतलब आपने उस पूरे इंस्टीट्यूशन को ही ऐसा समझ लिया है कि मान लिया है कि वो कोई शायद ऐसा वाकई लोकतंत्र का मंदिर है। मतलब ये कैसे संभव है कि हम सब चीज देख रहे हैं, कुछ भी चीजें छुपी नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। कितना पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपके खाते में कोई भी एनजीओ जो चलाता है, उसके खाते में अगर $10 भी विदेश से आ जाए, वो कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई के दायरे में वो आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसी संसद के भीतर नियम बन जाता है कि विदेशी फंडिंग से आने वाला पॉलिटिकल फंडिंग का पैसा कोई नहीं देखेगा। अरे अगर कोई नहीं देखेगा तो विदेशी कंपनी आपको पैसा क्यों देगी? अब ये कोई समझाने निकलेगा क्या किसी को? अरे पैसा देगी, और आपके यहाँ जो खनिज संसाधन है, या उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जिस चीज की उसको जरूरत है, जो प्रोडक्ट बनाना है, वो बनाएगा यहाँ पर सस्ती कीमत में, इसको उठा के ले जाएगा और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचेगा, मुनाफा कमाएगा। यहाँ सवाल राफेल भर का नहीं है कि राफेल हमने कितने में लिया, कितना लिया। हम तो कह रहे हैं आपसे कि बेल्लारी से धंधा शुरू होता है। पूरा बेल्लारी देख लीजिए, पूरा झारखंड देख लीजिए, पूरा उड़ीसा देख लीजिए, पूरा सोनभद्र का इलाका देख लीजिए, खनिज संसाधन जो है वहां पर, और एक से एक शानदार। और इवन अब राजस्थान में जो लाइमस्टोन है उसको देख लीजिए, कुछ भी रुका नहीं है, ट्रक के ट्रक जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अगर इस देश में माइनिंग नहीं हो रही है तो। और माइनिंग नहीं हो रही है भाई, कोयले घोटाले के बाद से इस देश के भीतर में जिस कंपनी को कोयला माइनिंग के लिए लाइसेंस दिया गया, कोई नहीं माइनिंग कर रहा। और उसकी वजह यह है कि 3,500 रुपए प्रति क्विंटल इंडोनेशिया और मलेशिया के बाजार से अगर आपको मिल सकता है कोयला, तो आप यहाँ कोयला निकाल के 5,500 क्विंटल में कोयला क्यों निकालेंगे? महंगा कोयला क्यों निकालेंगे? बाहर से ले आएंगे, तो ले आइए बाहर से।
तो आपकी इकोनॉमी भी उस डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं बैठ पा रही है। जिस इकोनॉमी को लेकर आप हैरान परेशान हैं कि अरे इस इकोनॉमी में कोई तो ढांचा होगा जिस ढांचे में हम फिट बैठ जाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि आज आपके कोर्स को चेंज किया गया है, कल आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे आपको आश्चर्य लग सकता है। देखिए तरीके क्या हैं, तरीके बड़े क्लियर हैं। सारे काम किस लिए होते हैं, बोलेंगे पैसा कमाने के लिए होते हैं। पैसा क्यों, मुनाफा चाहिए। मुनाफा क्यों, एक इकोनॉमिक मॉडल चाहिए। इकोनॉमिक मॉडल इस देश का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलेंगे कल आप लोग बोलेंगे होना चाहिए, चलिए ठीक है होना चाहिए। अब इकोनॉमिक मॉडल में मुनाफा कंपनी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा साहब। तो क्यों नहीं इस देश में अभी तक जो कुछ नहीं हो रहा है, तो इस देश के तमाम कॉर्पोरेट्स जो हैं वही एजुकेशन सिस्टम को चलाएं, क्या दिक्कत है भाई। जेएनयू जो है अंबानी अगर हाथ में ले ले, मान लीजिए उसने तो एक जियो मॉडल ही रखा जो पता ही नहीं है क्या है, लेकिन फिर भी मान लीजिए बेस्ट हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप क्या पढ़ेंगे और उस पढ़ने के बाद आप आने वाले वक्त में आपके पॉलिटिकल नैरेटिव्स क्या होंगे, ये इंप्लीमेंट करने के लिए हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है क्या? नहीं बनाने की जरूरत है साहब। हम जैसा सोचेंगे वैसा आपको डेवलप होना होगा, क्योंकि हमने एक ऐसी व्यवस्था करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है जहां हम ही सिस्टम है, हम ही कंट्री है। हम अभी ये लकीर खींचने की स्थिति में नहीं है कि 2019 के बाद कि कोई परिवर्तन हो जाएगा इस देश के भीतर, हम नहीं मानकर चल रहे हैं। थोड़ा इसको दिमाग में रखिएगा। और फेसेस अगर बदल जाएंगे तो भी कैसे होगा, क्योंकि इसके बाद एक लूट शुरू होगी। मान लीजिए फेसेस बदल गए, एक लूट तो शुरू होगी ना। पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए अगर फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए, छोटी से छोटी राजनीतिक दल को भी चाहिए। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जैसे सपोज कीजिए मायावती है, एक विपक्ष का गठबंधन बन रहा था। विपक्ष का गठबंधन बन रहा था, मायावती ने कहा छत्तीसगढ़ में नहीं, हम अपना अलग, हम जो वहां पर जो है जोगी है उससे बातचीत करेंगे और ये करेंगे। मेरे ख्याल से किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में क्या आना चाहिए, दो चीजें आएंगी। एक तो वो बोलेगा कि अरे ये गठबंधन को इसने आज चोट पहुंचा दी। एक बताइए ना, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फोर्स है, उससे हमें काउंटर करना है। हमारा सवाल दूसरा है कि आप सत्ता में आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं भाई? दो ही चीज के लिए आना चाहते होंगे, पैसा चाहिए और पावर चाहिए। तो जो सत्ता मौजूद है उसने कहा अच्छा आपको सत्ता में क्या आने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, हम दे देंगे, क्या दिक्कत है आपको? आप हमको रहने दीजिए, आपको भी कुछ हिस्सेदारी दे देंगे। तो सवाल यहां मायावती का नहीं था, सवाल शरद पवार का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपका पॉलिटिकल फॉर्मेट ही जब आपके लिए नहीं है तो उस पॉलिटिकल फॉर्मेट को आप डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे मान सकते हैं, ये हम नहीं समझ पाते। और ये सवाल हमारे सामने शुरू से रहा है कि जब तक भाई, पहले कल तक क्या होता था, हम लोग जब इलेक्शन लड़ते थे कॉलेज में, तो हम आपको एक घटना बताते हैं। चूंकि पटना यूनिवर्सिटी में 1956 में एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी बस से टकराकर। तो स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि नेहरू तक को जाना पड़ा था। और नेहरू जब गए तो पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस क्या हैं, एक अशोक राजपथ है, गंगा के किनारे है, एक लाइन से सारे कॉलेजेस हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, एक लाइन से ही है सब। तो वो पूरा बैनर लेकर चले आ रहे थे और स्टूडेंट्स ने कहा था कि दो मांग रखी थी। एक तो तुरंत इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाए और उसको लीड करने वाले व्यक्ति कौन थे, उस आंदोलन को लीड करने वाले कौन थे। उस आंदोलन को लीड करने वाले 1957 के 7 टॉपर्स थे यूपीएससी के। उसमें 2 शख्स के नाम तो आपके जहन में होंगे, एक मुचकुंद दुबे थे और एक शहाबुद्दीन साहब थे। टॉपर थे तो ये लोग इंडियन फॉरेन सर्विस में चले गए। शहाबुद्दीन साहब भी इंडियन फॉरेन सर्विस में गए। और अब सवाल मुस्लिम्स का कहीं ज़्यादा आ गया है। उस पीरियड में नेहरू के जहन में ये सवाल था कि आंदोलन करने वाला शख्स इंडियन फॉरेन सर्विस में अगर जाएगा तो उसके लिए बाकायदा फिर एक कमेटी बैठी थी।
और संयोग से वो सातों लड़के टॉपर थे पटना यूनिवर्सिटी के। टॉपर से मतलब है कि ये दोनों तो टॉपर थे, मुचकुंद दुबे और शहाबुद्दीन साहब जो बोल रहे हैं आपसे, और बाकी भी सबने इंडियन फॉरेन सर्विस ही चूज किया था। चूंकि मुचकुंद दुबे हमारे बड़े करीबी हैं फैमिली के, तो उनसे हमारा संवाद अभी भी है। IIC में बैठते हैं वो अक्सर, अभी भी लिखना पढ़ना उनका जारी है। और शहाबुद्दीन साहब जब तक थे तो उनसे भी संवाद चूँकि होते रहता था। तो उस समय भी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कोई पढ़ाई करते हुए पॉलिटिकली कंसर्श हो और वो क्रिटिकल हो सोसाइटी को लेकर। तो हम आपसे जिक्र कर रहे हैं 1957 का, 56-57 का। जाहिर है दूसरी यूनिवर्सिटीज में ये सवाल नहीं उठे देता। एक लंबा प्रोसेस होता है, फिर 80s में मिसेस गांधी JNU पहुंचती है तो किस तरह घोड़े चलवाए जाते हैं, ये भी सवाल होता है। BHU में भी कुछ सवाल उठते हैं। मेरा कहना है हर जगह सवाल उठते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि इन चीज़ों को देखते समझते हुए देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो मीडिया की भूमिका हो या एज ए स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की भूमिका हो या वहाँ के प्रोफेसर्स की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये हमने सोचा नहीं। हम चीज़ों को ओवरलैप करते हैं, और वो ओवरलैप करते करते स्थिति 2014 में इसलिए ये आती है क्योंकि आप ध्यान दीजिए, बहुत रफ्तार के साथ IT इंडस्ट्री डेवलप होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। अब चीज़ें उस रूप में नहीं है मौजूद हैं। हम जब आपसे हायर एजुकेशन का जिक्र कर रहे थे तो हमारे जहन में सवाल आ रहा था कि आपके जहन में भी ये बात होनी चाहिए कि वो जैसे मेडिकल के क्षेत्र में हमारे यहाँ जैसे इंस्टीट्यूट चल रहा है, JNU के पीछे जो इंस्टीट्यूट है, आखिरी रिसर्च पेपर वो कौन सा था जिसने दुनिया को प्रभावित किया। तो आपको जान के हैरत मिलेगी कि 80s के बाद से कोई रिसर्च पेपर ऐसा आया ही नहीं, वहाँ से निकल कर ही नहीं आया। और अब रिसर्च पेपर चूँकि साइट पे मिल जाते हैं तो आप उनका अध्ययन करना शुरू करेंगे तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए लगेगा, आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको कुछ सेकंड्स के लिए लगेगा कि हम यहाँ कौन सा एजुकेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग के लिए सवाल होता है, किसी मीडिया हाउस में काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए वो भक्ति रस में है, तो हम लोग को लगता है अरे यहाँ रह के क्या करेंगे, काम से रोका जा रहा है या काम नहीं कर पा रहे हैं या काम करने के तरीके ही बदल दिए गए। तो हमारा ये कहना है कि झटके में जिस तरीके से सत्ता ने नैरेटिव्स बदल दिए डेमोक्रेसी के और कॉन्स्टिट्यूशन के और वो कौन सा समाज होना चाहिए आने वाले वक्त में, ठीक इसी तरीके से हर इंस्टीट्यूशन के भीतर भी नैरेटिव्स बदल जाएं। अब इसके प्रयास भी हो रहे हैं। VC कौन होगा, प्रिंसिपल कौन होगा, डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, एम्स में कौन हेड करेगा, कहाँ पर किस इंस्टीट्यूशंस में कौन हेड करेगा, CVC कौन हेड कर रहा है, CIC कौन हेड कर रहा है। अलग अलग तरीके से उसके नैरेटिव्स इस रूप में बदल दिए जाए कि जहाँ पर इस बात का एहसास हर जहन में रहे, ये है पॉलिटिकल पावर और यही है सब कुछ। यानी उसके अगल बगल कोई धारणा आपके भीतर में ना समाए। हम इन परिस्थिति, ये हावी हो गया अभी हम नहीं कह सकते हैं, हावी हो गया होता तो शायद हमारे नैरेटिव भी बदल चुके होते, या हम कह सकते हैं कि हम लोग चूंकि लगातार कन्फ्रंटेशन चीज़ों से कर रहे हैं और देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं, और अभी भी हम ये मान कर चलते हैं कि एक पॉलिटिकल सेटअप को ज़रूरत होती है, उसका कोई विरोध करने वाला रहे। हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। ये तब तक था जब तक डेमोक्रेसी के मतलब मायने हम लोग समझ पाते थे। आप बताइए कोई ऐसी किताब इधर लिखी गई हो, आप बताइए कोई ऐसी कविता इधर आई हो, ऐसी कोई फिल्म आपने देखी हो जो आपके भीतर सवाल खड़े कर रही हो। क्या आपने महसूस किया, पहले तो नुक्कड़ों पर इस तरह, जिस तरह आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग नुक्कड़ों पे ऐसे बैठ जाया करते थे। और हमें अभी भी याद है कि कॉलेज खत्म नहीं हुआ, बाहर नींबू की चाय है और लोग हैं और जमावड़ा है, सवाल जवाब चल रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है। हम लोग एक हिंदी के प्रोफेसर हुआ करते थे महेश्वर, हम पटना यूनिवर्सिटी में थे उस समय, BN कॉलेज में, बाहर निकलते थे तो इसी बात पे बहस हो गई कि देखो ना, बसंत का मौसम इतना हसीन होता है, लेकिन बसंत के मौसम में ही सारी परीक्षाएं होती हैं, हमको इसको बदल देना चाहिए। बहस हो रही है साहब, अब कर लो, आप क्या करोगे। तो इसका मतलब ये है कि जहनी तौर पर एक समाज कैसे डेवलप करे, इसको कहीं रोकने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। तो सोचना तो होगा।
और ये सोचते हुए ये सवाल भी जहन में लाना होगा कि टेक्नोलॉजी ने कहीं आपको लोगों से काट तो नहीं दिया। ये बड़ी महीन लाइन है, लेकिन ये समझना होगा। आप सोचिए कि हम जब से छोड़े हैं, हमारे ऊपर इतने प्रेशर हैं कि आप डिजिटल मीडिया में आ जाइए। हम बोले डिजिटल मीडिया में आके क्या करेंगे? हिंदुस्तान में नेट जो है अभी भी 25% लोगों के पास है, उसके आगे भारत बढ़ नहीं पाया है। फिर नेट की भी एक कीमत होती है। फिर दूसरा जियो जो नेट दे रहा है, गांव खेड़े में कभी भी आप निकलिएगा देखिएगा, गांव खेड़े में क्या, इधर ही जामिया ही नगर में अगर आप देखिएगा तो कोई रिक्शा वाला होगा, क्या देख रहा होगा वो? हमको थोड़े देखेगा, तो बढ़िया फिल्मी गाना सुनेगा, गीत सुन रहा होगा, संगीत सुन रहा होगा। अब हम भी उस गीत संगीत के अल्टरनेटिव में एक बटन दबाने पर हम भी आ जाएं, और हम अगर ये सोच लें कि हमारी मौजूदगी हो गई, तो ये टेक्नोलॉजी की जीत है जिसने आपको घर में कैद कर दिया और बता दिया आप वहीं से जो बोलना है बोल लीजिए, संवाद कायम हो जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी का विस्तार होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी के विस्तार को लेकर इतनी जद्दोजहद सरकार कर रही है क्योंकि उसे पता है ये जियो का फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पूरा डाटा गेम है। और अब तो वर्ल्ड वाइड ये समझ में सब किसी को आ रहा है कि डाटा गेम डेमोक्रेसी को कैसे प्रभावित करता है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी अगर आप मान रहे हैं कि इलेक्शन में छिपाई हुई है डेमोक्रेसी, तो उसको भी वो प्रभावित करने की स्थिति में वो डाटा बैंक आ सकता है। कुछ भी आजमा के देख लीजिए, मतलब आप किसी भी फील्ड में अगर आप सोच रहे हैं, आप इस पे कुछ ऑर्डर करते हैं, उसके तुरंत बाद देखिए आपके इस पे एक मैसेज क्या आएगा। जिस चीज़ का आपने मैगी ऑर्डर किया है तो मैगी से जुड़ी हुई कंपनी का आ जाएगा। अगर आपने फ्लाइट बुक करा रहे हैं तो अच्छा, आप यहाँ की टिकट बुक कराना चाहते हैं, उससे जुड़ा हुआ आ जाएगा। ये कौन सी चीज़ें हैं जो हमको लोभ दे रही है? हमारा इकोनॉमिक मॉडल ये तो हो ही नहीं सकता था। अभी हम इधर जो पुल के नीचे से मुड़कर आ रहे थे तो हमने देखा किनारे में एक व्यक्ति एक टोकरी में लिए हुए था, फल लिए हुए था, शायद शाम का समय होगा, तो कुछ बिक गई होंगी चीज़ें या कुछ बची हुई थी। हमने अंदाज से जोड़ के देखा, केला था, ये हरे रंग वाला सेब था, यानी कुल मिला के उसकी टोकरी की इकोनॉमी को हमने समझा, उस साथ 100 रुपए से ज़्यादा नहीं था। और अगर आप यहाँ से निकल के बाहर चले जाइएगा, कभी हाट वाट के गाँव में जाइएगा, तो आपको जान के हैरत लगेगी कि 50 रुपए से ज़्यादा उसकी टोकरी में सामान नहीं रहता है। और वो 50 रुपए का सामान बेचता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। वह उसका मूल्य भी है और उसका मुनाफा भी है। आप उस देश में जी रहे हैं जनाब, और इस देश में अगर हम इस टेक्नोलॉजी के आश्रय चीज़ों को, भाई गवर्नमेंट का आंकड़ा है हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, ये कोई हमारा आंकड़ा थोड़ा ही है, सरकार कह रही है और हम मानकर चल रहे हैं सरकार ने कुछ छुपाया होगा। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि टॉप मोस्ट पद पे होता है जहां पे चीजें निर्धारित की जाती है, उसकी आय, उस संपादक भी हो सकता है, वो डायरेक्टर भी हो सकता है, और उसके मातहत काम करने वाले नीचे वाले लोगों की आय। अब देखिए कितना बड़ा गैप है। तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी चीजें तय करेगी, विस्तार टेक्नोलॉजी का होगा, विस्तार जर्नलिस्ट का नहीं होगा, विस्तार ब्यूरोक्रेट का नहीं होगा, विस्तार एजुकेशन देने वालों का नहीं होगा, विस्तार एजुकेशन लेने वालों का भी नहीं होगा, वह भी उसी माध्यम के ऊपर निर्भर होता चला जाएगा। तो माध्यम ही पर जब निर्भर होना है और वही है, तो फिर हमारी डेमोक्रेसी कहाँ हुई? हमारी डेमोक्रेसी तो कल ऑनलाइन सिस्टम में ले आएगी ना। आपको बाहर निकलने की कहाँ जरूरत पड़ेगी? आप बताइए, आप सारी चीज आ रहे हैं तो ऑनलाइन वोट क्यों नहीं डाल सकते हैं आप? भाई दुनिया में आप सोचिए तो हम लोग किस स्थिति में जी रहे हैं। ईवीएम मशीन को लेकर बहस चली। अब आप कल्पना कर रहे हैं कि भाई केजरीवाल IITian है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अखिलेश यादव भी बाहर अच्छा खासा पढ़े हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू को भी अच्छा खासा ज्ञान है, लेकिन ये कोई समझने को नहीं तैयार है कि टेक्नोलॉजी सामने रखकर नहीं होती है। भाई इसी एप्पल के एंड्रॉयड को लेकर CIA ने कहा कि हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि और इसने मना कर दिया, बोला कि हम आपको नहीं बताएंगे
क्योंकि यही हमारी मार्केटिंग का और यही हमारी यूएसपी है, हम कैसे बता देंगे? ये किसी लेबोरेटरी में पहले ले जाई जाएगी, और किसी चीज को डिस्टर्ब करने के लिए आपका मोबाइल कैसे चले उसको हैंग करने के लिए हमको अपनी आंखों के सामने आपका मोबाइल नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी ये कहती है कि हम दुनिया में कहीं भी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, तो ये तो बड़ा छोटा सा ज्ञान है। तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बैठ के कोई ईवीएम मशीन को ठीक कर रहा है या बता रहा है, ये देश में नाटक नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? हम सारी चीजें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हमारा ज्ञान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम इसके आगे बढ़ें। तो ज्ञान अगर आपको इसकी इजाजत नहीं देता है तो फिर आपके नैरेटिव्स हमेशा वही रहेंगे जो उस सत्ता को लाभ पहुंचाएं, और उस सत्ता के अनुकूल वातावरण में संयोग से आपकी भागीदारी भी वैसी ही हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में अगर हम लोग डेमोक्रेसी और मीडिया को समझे तो हमें लगता है कि इस प्रोसेस में हम लोग मानवीयता को भी समझने की कोशिश करें कि हम लोग उससे कट रहे हैं जनाब, इसको बचा लीजिए, संघर्ष तैयार हो जाएगा। आप सवाल जवाब पूछें। थैंक यू प्रसन्न जी। इतनी तफसीली गुफ्तगू के बाद ज़ाहिर है आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप आएँ, अपना इंट्रोडक्शन दें और शार्प, छोटा और स्पेसिफिक सवाल कर लें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकें। मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मानवता को जिंदा करने की बात है। यूट्यूब, फेसबुक, हम कुछ भी खोलते हैं, उसमें हमें कोई भी टॉपिक हम सर्च करते हैं, उसका जो मटेरियल हमें अवेलेबल मिलता है वो सिर्फ दिमाग को ख़राब करने वाला या नफरत कराने वाला होता है। ये आपकी बातें मुझे क्लियर है कि आप वहाँ जाकर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद ये तो जिम्मेदारी है हमारी कि हम वहाँ पर कम से कम सही इन्फॉर्मेशन जो है डाल दें ताकि लोग उसको देख सकें। शुक्रिया। मतलब ये कौन डाल देगी, हम नहीं समझ पाए। त्रिपाठी नहीं तो जिसे तो डालना डाले ना, हम नहीं तब तो जीवन इसी में बीत जाएगा। वो गलत डालेगा, हम सही डालेंगे। ये हमारा जीवन ये नहीं है कि हम सही करने के लिए बैठे हैं। हमें लगता है कि क्वेश्चन पूछिएगा ना, थोड़ा ऊपर कर आग्रह लेना। कर रहे हैं कि जहन में दो बातों को क्लियर रखिए। मंजीत आ गया। जिंदगी कैसी होनी चाहिए और जिंदगी कैसी है, इन दोनों के बीच खड़े होकर ही सोचना चाहिए। सर मैं नीरज, जामिया मिलिया इस्लामिया मास मीडिया का स्टूडेंट। सर मेरा सवाल है कि राजनीति और कॉरपोरेट का मीडिया पे, पत्रकारिता पे दबाव हो गया है या फिर पत्रकारिता की इच्छा शक्ति मर गई है? जी सर, मेरा नाम नजरुल इस्लाम, मैं असम से हूँ और जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा हूँ। मेरा यह है कि पिछले हफ्ते आपको सुना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें सुना आप बोल रहे थे कि मुझे तो रोका नहीं जा रहा है काम करने से, मगर आपको सब लोग सुनना चाहते हैं। इसके बावजूद आप टेलीविज़न में नहीं आ रहे, मगर आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव है। तो लगता है कि थोड़ा बहुत तो कुछ ना गड़बड़ है। तो देखिए हुआ क्या, जब हम ये कहते हैं, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भी कहा था, संविधान ही नहीं है और डेमोक्रेसी ही नहीं है, और उसके बाद हम आपसे कहें कि हमको तो रोका ही नहीं जा रहा है, तो वाकई कौन रोका है? अरे जनाब कुछ है ही नहीं, आप इस पॉइंट को तो पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए होता क्या है, ये मुश्किल हर जगह है। और उसके बाद हमको बहुत लोगों ने कहा कि आप यार बहुत गूढ़ बोलते हैं, बहुत गूढ़ मत बोलिए, सीधे सरल तरीके से बोल दीजिए। हमारा कहना ये संभव नहीं है, जो हम कह रहे हैं सो कह रहे हैं। हम इसमें हम इसलिए तो नहीं कह सकते हैं ना कि वो खबर बन जाए। पॉलिटिशियंस इस बातों को कह सकता है खबर बनाने के लिए, लेकिन हम तो एक समझाने के दृष्टिकोण से बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जिस ढांचे में आ गए हैं उसमें, जब उसने कहा कॉरपोरेट और मीडिया, तो आपको ये समझना होगा कि कॉरपोरेट की पहचान क्या है। कॉरपोरेट की पहचान उसका इकोनॉमिक मॉडल है, लेकिन ये किसने सोचा था कि मीडिया की पहचान भी इकोनॉमिक मॉडल हो जाएगा? ये सोचा किसने था?
तो अगर कोई जर्नलिस्ट इस देश में चाहे कि उसका चैनल हो जाए तो 20 करोड़ रुपए दिखाने होंगे। हम कहाँ से दिखाए 20 करोड़ रुपए? हम तो 2 करोड़ जब था लाइसेंस मिल रहा था जिस पीरियड में, जिस समय लास्ट पीरियड में अंबिका सोनी हुआ करती थी, उस पीरियड में भी हम उनके पास गए थे कि हम चाहते हैं कि जर्नलिस्टों का एक चैनल हो जाए, एक लाइसेंस तो दे दीजिए। तो बोली 2 करोड़ आपको। हम बोले कहाँ से ले आए 2 करोड़ वाला व्यक्ति, हमें नहीं समझ में आता। भाई आप कैसे दिखा सकते हैं उतने पैसे को, किस रूप में दिखला सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ, और उसके बाद एक बड़ी बहस हुई थी जब 2 करोड़ से 5 करोड़ हुआ, 5 करोड़ से 20 करोड़ हुआ, उसको लेके बड़ी बहस हुई कि जर्नलिस्ट अगर होगा तो फिर वो चैनल का लाइसेंस ले लेगा और बाद में कॉर्पोरेट को ज़्यादा पैसे में बेच देगा। हम क्या, उसके तो नियम भी होते हैं कि आप नियम बना दीजिए। लेकिन सबसे दुखद स्थिति यह है कि आपको जर्नलिस्टों पर भी भरोसा नहीं है जो चैनल निकालना चाहते हैं। तो इसका मतलब है आपको किसी पे भरोसा ही नहीं है, यानी सत्ता को किसी पे भरोसा ही नहीं है। वो सत्ता किसी की रहे, उस सत्ता को सिर्फ इस बात की महत्ता है कि वो सत्ता में बने रहे। इसके लिए आने वाले 5 साल में कौन कौन उसके साथ खड़ा होगा, ये अजीबोगरीब सिचुएशन है। इसका मतलब पूरे देश की जनता को हर 5 साल के बाद आने वाले इलेक्शन में उस सत्ता के साथ खड़े हो जाना चाहिए और उसी को बनाए रखना चाहिए, और 5वें साल उसको ध्यान से धोखा दे देना चाहिए और दूसरी दिशा में चला जाना चाहिए और मान लेना चाहिए लोकतंत्र यही है। क्योंकि अगर सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र है तो पूरे देश को यही काम करना चाहिए। 5 बरस के लिए आज आप इसके एक्स के साथ खड़े हैं, कल वाई के साथ खड़े हो जाएगा, लास्ट में बोलेगा हमने आपके साथ हम इसलिए खड़े थे, डर से खड़े थे, हम आपको वो कर देते, अब आपको झटका दे देते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये चाहे अनचाहे यही स्थिति आ गई। हम लोग सोच नहीं रहे थे लेकिन ये स्थिति आकर खड़ी हो गई। कॉर्पोरेट वाला बोलता है अरे हम तो सोचे ही नहीं थे कि ऐसी स्थिति आएगी। मनमोहन सिंह के समय तो लेटर भी लिख सकते थे, अब तो लेटर भी नहीं लिख सकते हैं। बीसी और कॉलेज के प्रिंसिपल कह रहे हैं अरे जनाब हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट के सामने वो हाथ खड़ा कर दे रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी जगह पे चले जाइए, जो भी आपके जहन में नाम आता है, आप इवन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चले जाइए, वहाँ का डायरेक्टर परेशान है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि बजट लिमिटेड है, सुविधाएं है नहीं, मरीजों की भरमार है, और उस पर नेता बीमार हो जाते हैं तो उनको पहले देखें या उनके नाम पर जो आते हैं उसको पहले देखें, करेंगे। तो हमारा समाज जो है वह उस इकोनॉमिक मॉडल की दिशा में जा रहा है जिस इकोनॉमिक मॉडल को कल तक इस देश के लिए बनाया जाता था, अब पॉलिटिकल पावर के लिए बनाया जाता है। सर मेरा नाम राहिल आजमी है, जामिया मिलिया इस्लामिया से स्टूडेंट हूँ। सर मेरा सवाल एक ये है कि आप शुरू से एक लोगों को पैगाम देने वाले दूरदर्शन हुआ, आज तक हुआ, NDTV और दीगर चीज़ों से जुड़े रहे, तो आपकी बात दूर तक पहुंच जाती थी। सिर्फ सर ये आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या सूरत हाल हो गई कि आप वहाँ से निकल गए या आपको निकाल दिया गया? और दूसरा सवाल ये है कि इस सूरत हाल में हम युवा को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए कि आने वाला कल अच्छा हो सके? देखिए हमारी एक बड़ी साफ राय है, जो छात्र हैं यहाँ पर, आपको 2 काम तो करने होंगे। एक, जिस भी फील्ड में रुचि है, जिस भी क्षेत्र में रुचि है, उसके बारे में आपको ज्ञान तो होना चाहिए। हम लोग मतलब बिना किताब, बिना संवाद, बिना क्रिटिकल हुए जिंदगी जी नहीं पाते हैं, ये तो करना पड़ेगा। दूसरा, संवाद बनाना होगा, और संवाद बनाने के लिए आप तो सिर्फ किसी पे गए कि सोशल मीडिया दिमाग खराब कर देता है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिमाग खराब कर देता है, वहाँ की बहस सुनिएगा। लेकिन एक बड़ी बहस इस बात को लेकर होनी चाहिए इस देश में, मेन स्ट्रीम मीडिया जो कॉरपोरेट चलाता है, क्या अल्टरनेटिव मीडिया ने उससे बेहतर काम किया है? नहीं किया है जनाब, क्योंकि आप उस रूप में मानसिक तौर पे दरिद्र हैं। दरिद्रता से मेरा मतलब ये है कि आप ज्ञान के लिए फिर उसी दिशा में चले जाते हैं, जानने के लिए, क्योंकि वो चीज़ों को प्रभावित करता है। कोई चीज़ किसी चीज़ को प्रभावित करती है, वो ज्ञान हो सकती है, ये संभव नहीं है। आप में ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्यों डेवलप नहीं होती है कि आप चीज़ों को प्रभावित कर सकें? और दूसरा ये है कि हम लोग नौकरी नहीं करते हैं, हम लोग जीते हैं जर्नलिज्म को। तो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
पता नहीं कितना असर पड़ता है। जब काम नहीं कर रहे थे तब तो हमने शादी कर ली। दहेज मिला था कि नहीं? सर मेरा नाम इंजीनियर सरफराज है, मैं ढाका चंपारण बिहार से बिलोंग करता हूँ। अभी सर 2 दिन पहले वहाँ पे रिलीजन बेस्ड पे बहुत ही बड़ा क्राइम हुआ है। तो मैं ये सर आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जो क्राइम में इंक्रीमेंट हो रहे हैं रिलीजन बेस्ड पर, कि इसमें ये कैसे एलिमिनेट होगा, या फिर आप लोगों को किस तरह का संदेश देंगे कि जिससे लोगों के दिमाग में यह आए कि नहीं आपसी भाईचारा सौहार्द को कायम रखा जाए और ये जितने भी क्राइम है उसको रोका जाए। सर मेरा नाम अभय कुमार है और मैं टीवी चैनल से यहाँ पे पत्रकारिता कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जनता, आपने कहा कि जनता में निराशा है, तो जनता सेलेक्ट करेगी कौन सत्ता में आएगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, और अभी तक देखा गया है कि मतलब मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है सत्ता को बनाने में। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सत्ता इस बार जनता तय करेगी या मीडिया तय करेगी। एक सवाल सर मेरा और है, आपने अभी आरएसएस के ऊपर एक बुक जो है लिख रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं अभी बयान दिए थे कांग्रेस मुक्त भारत नहीं सर्वलोक युक्त भारत, और बोले थे कि मुस्लिमों के बिना जो है हिंदुत्व खत्म नहीं है। तो क्या ये एक नई चाल है आरएसएस की कि जो भी सत्ता में आए उसके साथ हम अपना पावर का इस्तेमाल कर सके आगामी दिनों में, या फिर कुछ और ही तिड़कम है इनकी। थैंक यू। एक तो हमें लगता है कि आप लोग बहुत तत्काल से बहुत प्रभावित हैं, और आज अगर आपके जहन में ये सवाल है तो कल हम यहाँ बैठेंगे तो आपको दूसरा सवाल कर देंगे। इसका मतलब है कि सवाल क्या किए जाने हैं, ये सवाल भी आपके जहन में ठीक तरीके से नहीं आ पा रहे। ये मुश्किल दौर इसलिए है क्योंकि बहुत लिखा गया, जो आपने अभी मान लीजिए आरएसएस वाले बहुत लिखा गया, उस पर हम कुछ बोले नहीं बोले तो महत्व नहीं करता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के ढांचे को इस रूप में बनाया गया है या बना दिया जा रहा है जिसमें मनी पावर मैटर करेगी, और मनी पावर अगर मैटर करेगी तो जाहिर है हर वो तंत्र मैटर करेगा जो आपका हित नहीं देख रहा होगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कहीं ना कहीं औजार या हथियार बन गया होगा। तो जाहिर है उसमें मीडिया भी होगा, इसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन वो जो उसने सवाल किया कि कैसे सौहार्द बनाया जाए या किस रूप में चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उसका एक हिस्सा तो ये है, क्या हिंदुस्तान में खुले तौर पर कोई पॉलिटिकल नैरेटिव ये कहने की स्थिति में है कि भारत में कानून का राज नहीं है। ये हिम्मत किसी पॉलिटिशियन में है क्या जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। देखिए जेपी ने उस समय क्या कहा था, इंदिरा गांधी को बोलते बोलते जेपी बोल गए स्टूडेंट अपने कॉलेज छोड़ दें, भर दें जेल। और दूसरा ऐलान उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सैनिकों से ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस देश में सैनिकों को और सुरक्षा कर्मियों को भी समझना होगा कि अगर डेमोक्रेसी खत्म हो रही है तो उसमें उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए। जेपी पर राजद्रोह का मुकदमा चला, मैंने थोप दिया गया, दुनिया भर के एम्बेसीज में भेजा गया कि जेपी के खिलाफ ऐसा ऐसा राजद्रोह का मुकदमा है, और दुनिया इसको इस रूप में ट्रीट करे कि जेपी जो है देशद्रोही काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे जेपी में एक नैतिक बल था, वो ये कह पाए। मौजूदा वक्त में जिसमें ये नैतिक बल होगा वो बड़ा होकर सामने निकल कर आ जाएगा। तो बोले तो इस देश में हमारे साथ भीड़तंत्र अगर है, सड़क पर खुले तौर पर मर्डर हो जा रहा है, हम यूट्यूब पे क्या हम तो ट्विटर में देखने लगे हैं। आप कल हैदराबाद में एक मर्डर का देख रहे थे, खुले तौर पर सड़क पे मार दिया फरसा से, और पुलिस की गाड़ी सामने से निकल गई। आप बोलेंगे नहीं साहब, हैदराबाद में तो 2 गवर्नमेंट की राजधानी है, दोनों रिएक्ट नहीं किए। और ट्विटर पे ये देखकर हम आप परेशान हैं, मार लाइक्स किए जा रहे हैं, उस पर कमेंट किए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक नॉर्म्स थे हमारे, जो बेसिक थ्रेड्स थे समाज के, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, और उसमें इसका भी योगदान है। बचिए इससे, और रिएक्ट करना है तो इस रूप में रिएक्ट करने के लिए प्रवोक कीजिए अपने नुमाइंदे को, जो आपके इलाके का नुमाइंदा है। बोलने की हिम्मत क्यों नहीं बताता है कि कानून का राज नहीं है इस देश में।
बोले तो कानून का राज नहीं है, तो आप कहेंगे कानून का राज नहीं है, तो अरे कहाँ जाएगा? थाना तो ऐसे भी दर्ज नहीं करेगा, शिकायत वैसे भी नहीं करेगा, एक लड़ाई तो शुरू होगी। हो सकता है बेहतर दिशा में बढ़ जाए, लेकिन बिना लड़े, बिना समझे, बिना चीजों को एक्सेप्ट किए हम ये मान कर चलेंगे नहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और सब कुछ है, और अब हम बहस कर लेते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या मतलब है? तो हम लोग एक ऐसे माहौल में आकर खड़े हो गए हैं जहां सुविधा हमें चाहिए और आने वाले वक्त के लिए संघर्ष ना करना हो, ऐसी सोच चाहिए। तो लड़िए कैसे लड़िए? हामिद अंसारी साहब ने राज्यसभा में लास्ट डे भाषण दिया था, जिसका आप तो कह रहे हैं कि जेपी ने स्टूडेंट को कहा या सैनिक को कहा, लेकिन हामिद अंसारी साहब ने जब राज्यसभा में अपनी बात रखी तो उनको क्या सुनना पड़ा, इसकी आप गवाह हैं। तो ऐसे स्थिति में कोई नेता कैसे खड़ा होगा कि वो सब बात या अपने दिल की बात या अपनी नैतिक की बात हामिद अंसारी को किसी ने पकड़ के मारा तो नहीं? अच्छा, मार ही देता तो क्या होता, हमको नहीं समझ में आ रहा है। कहने की हिम्मत तो मत छोड़िए, कहिए तो जनाब, खड़े तो होइए। अगर ये सोच के कहने लगे कि यहां से निकले तो कल जेल में होंगे, तो जेल खुली जेल भी होती है, इसकी फिक्र ना कीजिए। कौन सा बेहतर जीवन बाहर है, कौन सा भीतर है? तिहाड़ जेल की कैपेसिटी 6000 की है, 11,000 कैदी हैं, जाहिर है वहां भी उसका कैदियों को भी कैदी का हक नहीं मिल पा रहा है, तो आप कौन युग में जी रहे हैं? तो मेरा कहना है ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप कितने क्रिटिकल हो सकते हैं और क्रिटिकल होते हुए अपनी बातों पे कितना स्टैंड कर सकते हैं, और जिससे लोगों का जुड़ाव हो और आपके सरोकार हो। हाँ, ये ट्वीट करने से नहीं होगा और लाइक करने से नहीं होगा। बिल्कुल सर। दोस्तों, चूंकि वक्त बहुत कम है, हम सिर्फ 2 सवाल और ले पाएंगे, मैं बहुत माफ़ी के साथ, और छोटे छोटे सवाल है तो 3 कर देंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी गुजारिश कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से ही ये प्रोग्राम चलता है। तो जो लोग भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एक डोनेशन बॉक्स रखा है। मैं जानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके लिए कोई किसी तरह के कंट्रीब्यूशन देना मुश्किल होगा, लेकिन कोई भी कंट्रीब्यूशन छोटी नहीं होती है, और अगर आप कुछ भी देना चाहें तो ज़रूर दें। ये गुफ्तगू जारी रहेगी, इसके लिए आपकी मदद हमें हमेशा ज़रूरत होगी। और सिर्फ 2 सवाल जी, और जो जिन लोगों ने भी चाय पी है वो कप बराए मेहरबानी वहाँ पर डस्टबिन रखा है उसमें ज़रूर रख दें। जी सर, मंजीत कुमार मेरा नाम है। मेरा सवाल ये है कि आप 2-3 बार ये चीज़ दोहराए हैं कि 47 में संविधान बदल गया, उसके बाद हर 5 साल पर सत्ता बदलती आ रही है, उससे कुछ हो नहीं रहा है, लोकतंत्र लागू नहीं हो रहा है, आखिर बदलना क्या चाहिए? और एक और सवाल है सर, आपने कहा कि आपका जो टाइम स्लॉट था उसमें सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता था, तो मुझे लगता है कि रवीश कुमार शायद ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट है, उनका क्यों नहीं होता? एक चीज समझनी चाहिए कि एनडीटीवी लड़ाई लड़ रहा है, रवीश एनडीटीवी में काम करता है, लड़ाई एनडीटीवी लड़ रहा है। हमारा संस्थान भी खड़ा अगर हो जाता है तो सरकार की बैंड बज जाती है। किया जा रहा था उससे कहा, लेकिन वो संस्थान लड़ाई लड़ा, समझे नहीं। हमारा ये कहना है कि अगर हम एनडीटीवी में काम कर रहे होते, जो पहले मान लीजिए किया करते थे, तो एनडीटीवी चलाने वाले प्रणव राय बेसिकली जर्नलिस्ट ही हैं। तो जर्नलिस्ट जब लड़ाई लड़ता है तो आप संस्थान लड़ाई लड़ रहा होता है, उसमें ABCD वो महत्व नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग के लिए मुश्किल ये है कि हम लोग ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं जिसका एक इकोनॉमिक मॉडल है, और वो हो सकता है हमको निकालने की एवज में या हमारे जाने की एवज में या डिस्टर्बेंस की एवज में सौदा हुआ हो, क्या पता। कर लिया उसका इकोनॉमिक मॉडल, फिर बैठता है। सर, आप जैसे 500 बुद्धिजीवी चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? यस सर, आप 2019 में चुनाव क्यों लड़ते हैं? आप, रवि सर, विनोद दुआ, आप जैसे बुद्धिजीवी चुनाव क्यों लड़ते हैं? पैसा कहाँ लगता है चुनाव लड़ने के लिए? तब खर्चा करना तो हम लोग खुद ही करते हैं कि खुद ही करप्शन है, करप्ट है हम लोग, तभी हम लोग पैसा मांगते हैं, डिमांड करते हैं। आप लोग
जिस समय 2014 में शिवसेना और बीजेपी टकरा रही थी, तो क्या हुआ कि हमें पता चला कि आरएसएस नहीं चाहती है कि शिवसेना से बीजेपी झगड़ा मोल ले। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये स्टोरी ब्रेक की कि आरएसएस नहीं चाहती है कि बीजेपी शिवसेना से नाता तोड़ दे। ऑन एयर हो गई स्टोरी, और बीजेपी तो चाह रही थी। कुछ देर बाद क्या हुआ, अमित शाह का फोन आया। मैंने एकदम फैक्चुअल है, इसमें कोई यो नहीं है, कोट कर रहे हैं। अमित शाह का फोन आया, उसने हमसे कहा, प्रसून जी आप गलत सलत खबर देते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो गए, मतलब वो हमसे कह रहे थे कि आप शिवसेना की तरफ से बोल रहे हैं, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं? ठीक है, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हम उसके फील्ड में आ जाएं, और उस ब्लैक मनी और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिमिनल बना हुआ है, जिसमें चुनाव आपको भी भ्रम है कि आप वोट दे रहे हैं। मुश्किल तो ये है, अरे जनाब आपके वोट से कुछ नहीं हो रहा है, आप समझ नहीं रहे। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं 2014 के बाद स्थिति बदल गई है। हमारा ये कहना है कि हर इंस्टीट्यूशन को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपके इलाके का थानेदार अगर काम ना करे, सीबीआई जांच ना करे, सुप्रीम कोर्ट काम ना करे, सीवीसी अपने तरीके से काम करने लगे, मेरा कहना है कि इंस्टीट्यूशन काम करेगा तो सिस्टम रहेगा, और सिस्टम रहेगा तो देश में डेमोक्रेसी रहेगी। हम तो बड़ी छोटी सी आ जा रहे हैं। उसमें अगर हर कोई चुनाव ही लड़ने लगे तो इसका मतलब एक है कि आपके जहन में कुछ ऐसा है कि शायद ये लोग गॉड गिफ्टेड हैं, चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, चीज़ें ठीक कर देंगे। हमारा ये कहना है कि जिस दिन यहाँ के लोग खड़े हो जाएंगे, उस दिन हमारे जैसा कोई व्यक्ति आके चुनाव भी लड़ लेगा, खुद ही आ जाएगा। इसमें आपको बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, खुद चीज़ें बनने लगेंगी, डेवलप होंगी। दिल्ली के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति थे? केजरीवाल जब पहली बार लड़ा था, दूसरी बार का नहीं कह सकते, फर्स्ट टाइम। आपको जान के हैरत होगी, आदमी ही नहीं मिल रहा था चुनाव किसे लड़ाए। तो ये हमसे पूछते थे यार कैसे, हम बोले आप समझे नहीं, वातावरण ऐसा बन गया है कि आपके यहाँ जो टाइप करने वाला व्यक्ति और जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति है, ये भी चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा। तो बोले ये कैसे हो सकता है, और वो जीत गया। तो लोग महत्वपूर्ण नहीं है, वो सिस्टम महत्वपूर्ण है, जिसको हम बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये हमको तय करना है। हम चाहते हैं कि एक सिस्टम रहे। हम ऐसा क्यों चाहेंगे? क्योंकि हमारे साथ ही जिंदगी खत्म हो जाए और पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। हमारे बच्चे कल बड़े होंगे, उनको एक बेहतर इंस्टीट्यूशन मिलना चाहिए, तो हम इंस्टीट्यूशन इस देश को बचा के रखें ना। सर आप दोबारा एनडीटीवी में जाना चाहेंगे? भेज दीजिए, मिनिस्ट्री मीडिया में आपका मेरा नाम अभिषेक कुमार त्रिपाठी है, मैं पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म का छात्र हूँ। सर आपने कहा कि आम आदमी के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, मतलब संविधान खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। खतरे में नहीं है, खतरे में कभी नहीं बोला क्या ये 2014 के बाद ही हुआ कि सर ये इसके पहले भी हो? क्योंकि आम आदमी का तो अधिकार उनको मिल रहा है सर, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो सर कैसे कह सकते हैं उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, अधिकारों से वंचित है? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल आलम है और मैं आपसे मैं पूछना ये चाहता हूँ सर कि आज पिछले महीने एक फिल्म रिलीज हुई थी मुल्क, जो मुल्क में का जो प्रमोशन हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मतलब अगर 10 दिन टीवी देखना छोड़ दें तो जो हमारे देश में सौहार्द, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो प्यार मोहब्बत है वो बरकरार हो जाएगी फिर से। तो एक पत्रकार का, एक टीवी का, एक मीडिया का जो काम है वो सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करना। क्या आज पत्रकार वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े लगा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि मैंने पढ़ा है कि देश में मात्र 10 करोड़ टीवी सेट है और 33,000 टीआरपी बॉक्सेस है, जो 1% भी नहीं है। तो कैसे मापते हैं हम लोग, कैसे मेजर करते हैं कि टीआरपी ये फला चैनल इस वीक में सबसे नंबर 1 रहा? कैसे मतलब ये फेक है या रियल है? हो गया, आप लोग प्लीज हट जाइए। हट जाओ। सर आप दोबारा टीवी पर कब आएंगे? ठीक है, आप हो गया सर को जवाब देने दीजिए। आप आएंगे सर एक सवाल नहीं, आप नहीं सॉरी नहीं, आप नहीं होगा, सब सवाल जी।
हमारा एक आइडिया है ऐसे सवालों को सुनने के। हम लोग नवंबर में फिर आएंगे। चुनाव नज़दीक होंगे, 3 राज्यों के चुनाव उस समय दिसंबर में चूंकि होने हैं, नवंबर में हो चुके, मैंने हम लोग उस इलेक्शन के नोटिफिकेशन के बाद आएंगे। और आप लोग भी थोड़ा स्टडी कर लीजिए कि ऐसी परिस्थितियों में वो कौन से रास्ते होते हैं जो आप मैसेज दे पाएँ कि इन 3 राज्यों में इस दृष्टि से लोग सोचें कि इस रूप में होना चाहिए, काम होना चाहिए। क्योंकि कमोवेश हर पॉलिटिकल पार्टी एक मैनिफेस्टो बनाती है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो को जब आप मैच कीजिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए किसी भी शब्द से हटकर नहीं होगा। कमोवेश हर पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो उसी संविधान पर निर्भर होता है, जो संविधान इस देश में 69 बरस हो गए लागू ही नहीं हुआ है। लेकिन मैनिफेस्टो कैसे लागू हो जाएगा हमको नहीं समझ में आता है। तो मैनिफेस्टो भी लागू नहीं होगा क्योंकि उसका बेस तो संविधान ही है, जहां पर न्यूनतम हक की बात होती है। तो हम लोग खुद क्या चाहते हैं, बनिस्बत ये कि इन सवालों का जवाब क्या दें, कैसे दें, हम नहीं कह सकते हैं, कोई हम इस वे में नहीं है। लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए कि अल्टरनेटिव सोच क्या हो सकती है, क्योंकि हमारे तमाम सवाल होते होते आखिर में उसी दिशा में आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा तो क्या करें, अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा, अच्छा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के बाद निकल कर क्या करेंगे। तो कुछ ना कीजिए, अच्छी फिल्म देखिए, अच्छी बातें कीजिए, मित्र घर में आए तो बढ़िया चाय पिलाइए, पकौड़ी बनाइए, ये पिलाइए, इसमें क्या दिक्कत है, डिस्कशन कीजिए उससे। इसके अलावा क्या जीवन था। ये तो अलग है कि संयोग से जब आप चाय बना रहे होंगे तब भी आप अपने आए हुए मित्र से सवाल करेंगे, यार ये बैठा हुआ है ना, 2019 में हम लोग को स्वतंत्रता मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अजीबोगरीब है, हर चीज में आकर वही फंस गया है। उसको जिंदगी से निकालिए और वैकल्पिक सोच को कैसे डेवलप करना है, और इसके लिए कम से कम सोशल मीडिया का सहारा ना लीजिए। संवाद बनाएं, हम लोग बैठे बातचीत करें, हम लोग 24/7। और अगर हम कहीं काम कर रहे होते तो आपके बीच में कैसे आते हैं, नहीं फुर्सत है। बनाइए कि ना कर पाए। आप लोग बैठिए। दोस्तों, जैसा कि इकबाल भाई ने भी आपको बताया, हमारा एक डोनेशन बॉक्स है, आपसे जो